क्वेटा से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज में साबिक कमिश्नर और बेटी का एयर होस्टेस पर तशद्दुद, पायलट को तैयारा रनवे से वापस लाना पड़ा। तैयारे में हंगामा आराई काबिल सजा जुर्म होने के बावजूद दोनों मुल्जिमान को सिर्फ एक माफी नामा लिखवा कर छोड़ दिया गया। वाकया मुल्क में ताकतवर और कमजोर के दरमियान बढ़ते फर्क का वाज़ेह सबूत है। कानून की अमलदारी कहां है? पाकिस्तान क्रिकेट आईसीयू में दौरा न्यूजीलैंड में जनाजा निकालना ही बाकी, लेकिन खिलाड़ियों पर अपनी परफॉर्मेंस पर तनकीद अब भी बर्दाश्त नहीं हो रही। हारिस रऊफ की हालिया परफॉर्मेंस और ब्रेड हॉक की रिजवान से मुतालिक टिकटॉक पर भी बात होगी। एज इज जस्ट अ नंबर, तलहा वहीद ने साबित कर दिखाया। टेनिस स्टार ने 47 साल की उम्र में 1 मिनट में सबसे ज्यादा सर्विसेज करने का आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। फख्र पाकिस्तान आज होंगे दुनिया बोल है में मेहमान। और तालीमी स्कॉलरशिप से लेकर रोजगार की फरहमी तक जिंदगी के 11 शोबों में मुतहरक टीम कराची वेलफेयर सोसाइटी लोगों की मदद से ज्यादा इन्हें खुद मुख्तार बनाकर दूसरों का मददगार बनाने पर यकीन रखती है। मुनफरिद फलाही इदारे की कहानी सुनेंगे आज उन्हीं के लोगों की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया बोले रमजान स्पेशल। मैं हूं सैयद फैसल करीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सोनिया सुंदस। आज के प्रोग्राम का आगाज इस एक सवाल से कि आखिर कब तक वीआईपी कल्चर और ताकत का नशा हमारे माशरे में कानून का इसी तरह मुंह चढ़ाता रहेगा। हम आए दिन देखते हैं कि कोई किसी की गाड़ी को टक्कर मार दे, कोई किसी पे सीधा फायर मार दे या कोई किसी को इस तरह तशद्दुद का शिकार करे, लेकिन आखिर में होता यह है कि बस एक राजीनामा, एक सुलहनामा और एक माफीनामा। हमें शायद इसका अंदाजा ही नहीं कि यह कितना बड़ा खलीज बनता जा रहा है। कुछ रोज कबल ही डाला कल्चर पर हमने बात की थी और अब इसी किस्म के ताकत के एक और नशे का मुजाहरा हुआ है क्वेटा और इस्लामाबाद से जाने वाली परवाज में। साबिक कमिश्नर क्वेटा इफ्तिखार जोगेज़ई, उनकी और उनकी बेटी की जानिब से निजी एयरलाइन की एयर होस्टेस को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बेसिकली उनकी जो साहबजादी हैं उन्होंने, अब ये मामला हुआ ये कि 18 मार्च को क्वेटा से इस्लामाबाद फ्लाइट जा रही थी और उसमें साबिक कमिश्नर क्वेटा इफ्तिखार जोगेज़ई अपनी बेटी के साथ सफ़र कर रहे थे और दोनों ने क्वेटा एयरपोर्ट पर चेक इन करते वक्त भी अमले से बदतमीजी की थी। यहाँ तक कि इनकी बेटी ने एक होस्टेस को मुक्का तक जड़ दिया, जिससे एयर होस्टेस की नाक से खून बहने लगा, बाकायदा ब्लीडिंग हुई है और उसका एक दांत भी टूट गया। लेकिन सोने पे सुहागा ये हुआ कि इस सब तमाशे के बावजूद दोनों बाप बेटी के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। बस कमिश्नर क्वेटा की जानिब से बाप बेटी की तरफ से तहरीरी नामा, माफीनामा लिखवा कर मामले को रफा दफा कर दिया गया और दोनों को बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के बगैर जाने की इजाजत दे दी गई। और जख्मी एयर होस्टेस जो हैं वो अब अस्पताल में मौजूद हैं। एयरलाइंस जराए का इल्ज़ाम है कि तैयारे में हंगामाराई करने वाली खातून मुबैना तौर पे नशे में भी थी और मामला सिर्फ इतना सा था कि उनको जब फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी, जो लोग फ्लाई करते हैं उनको पता है कि ड्यूरिंग जब टेक ऑफ करते हैं जो आपके खाने की मेज़ है उसको बंद किया जाता है, सीट बेल्ट लगाया जाता है। ये एयर होस्टेस की अपने लिए नहीं, आपकी पैसेंजर की अपनी सेफ्टी के लिए होता है। लेकिन अब जब ये सब हुआ है तो इस पे कानून क्या कहता है? बैरिस्टर वकास अबरेज खान माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वकास, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस तरीके की कोई कार्रवाई जब होती है, कोई ऑफेंस पे जाता है ड्यूरिंग फ्लाइट, तो ये पनिशेबल क्राइम नहीं है क्या? फैसल भाई, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जुल्म बच्चे जन रहा है कूचाओ बाजार में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। हमारी सोसाइटी का ये बहुत बड़ा एक ताकतवर, ये कोई ब्यूरोक्रेट या एक साहिब इख्तिदार, साहिब इफ्तिहार इस तरह का कोई जुर्म का इर्तिकाब करता है तो उसके लिए कानून और है और एक आम आदमी के लिए और है। जो आपने स्पेसिफिकली बात की कि आप अगर किसी भी फ्लाइट के ऊपर इस तरह जाते हैं और फिर वहां पे जाके हंगामाराई करते हैं और हंगामाराई किस नहज पे जा पहुंचती है कि आप किसी को मुक्का दे मारते हैं, किसी का नाक फोड़ देते हैं, किसी का दांत तोड़ देते हैं। दीज आर पनिशेबल ऑफेंसेस और ये जो ऑफेंसेस हैं 337 एक ही कैटेगरीज में फॉल करता है। अगर किसी का दांत टूट जाता है तो दैट इज द नॉन बेलेबल ऑफेंस। अगर किसी का आप मुक्का मार के नाक की हड्डी फ्रैक्चर कर देते हैं या उसको इस तरह की चोट आ जाती है कि जिससे वो डिसलोकेट हो जाए उसकी हड्डी, तो वो 14 साल तक की सजा है। तो लिहाजा ऑफेंसेस की जो सजाएं हैं ये तो पाकिस्तान पीनल कोड में पौने 200 साल से चलती आ रही है, प्री पार्टीशन चलती आ रही है। लेकिन हमारी सोसाइटी का ये सबसे बड़ा एक तशवीशनाक, दुखनाक, अंदेशनाक पहलू है कि हमारी सोसाइटी के अंदर कभी जो हमारे शराफिया है या जो अपने आप को इख्तिदार के मालिक समझते हैं, वो अक्सर औकात हम देखते हैं कि बर्गर खाने पे किसी का कत्ल कर दिया जाता है। बाज़ औकात रैश ड्राइविंग करते हुए इस तरह के लोग जो हैं वो गरीबों के बच्चों को कुचल देते हैं, जिस तरह आपने भी 2-3 हवाले दिए, रेफरेंसेस दिए।
तो मैं ये समझता हूँ फैसल भाई, हम अक्सर ये बात करते हैं, कानूनी पॉइंट से हट के भी एक बात करूंगा, मॉरली, एथिकली और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये जितने भी लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो जजेस हैं, जो आला सिविल सरकारी अफसरान हैं, इनके बच्चों के अंदर इस तरह की हसलतें, आदतें या खसूसियात क्यों प्रमाण चढ़ रही हैं? ये तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, माशरे की करीम समझे जाते हैं, मुकाबले के इम्तहानात पास करते हैं और एक बड़े ट्रेनिंग के प्रोसेस से गुजारे जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल। बड़ी बदकिस्मती है हमारी सोसाइटी की। और इसके बाद दिया क्या जाता है, एक लॉलीपॉप दे मैं दिया जाता है, उस एग्जैक्टली मैं लॉलीपॉप का नाम है एग्जैक्टली कंप्रोमाइज। एग्जैक्टली मैं यही कंप्रोमाइज बात कहने लगी थी कि वही एक लॉलीपॉप देके जो है छोड़ दिया जाता है कि माफीनामा क्या होता है, बस एक रिटन एक लेटर, दैट्स इट। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई 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 कानूनी कार्रवाई हुई नहीं है उसके खिलाफ। देखिए, हमारी अनफॉर्चुनेटली जो हमारा एक लीगल प्रोसेस है, उसके अंदर कंप्रोमाइज के या राजीनामे के दरवाजे जो है सजाए मौत तक, और जब तक आप फांसी के फंदे तक किसी को लटका नहीं देते, उस शख्स तक जरूर खुले हैं। और ये तमाम तरह के जो लूप होल्स हैं, एग्जम्पशंस हैं, ये हमारी सोसाइटी में कौन लोग इंटरटेन इनसे किए जाते हैं, ये एंजॉय करते हैं? वो लोग जो शराफी हैं, वो लोग जो जो ताकत रखते हैं, अथॉरिटी रखते हैं, और वो अंडरमाइन करते हैं हमारे एक मुतवस्त तबके को, जॉब होल्डर को। जिस तरह ये जो जहाज का हमला है या फ्लाइट का हमला, तो अल्टीमेटली जो भी तरीकाकार किया गया, उनसे एक रिटर्न माफी, क्या ये एक तहरीरी माफी या किसी जुबानी कलामी माफी? जो उस खातून की तजलील की गई, उसका जी। नाक तोड़ दिया गया या दांत तोड़ दिया गया, मेरा नहीं ख्याल कि किसी तरीके से ये कंप्रोमाइज जो है उस चीज का अजाला या कंपनसेशन बिल्कुल। हो सकती है, लेकिन एक तो ये ये होता सारे के है कि सारे। चलें आप एक तो ये होता है कि आपने कोई बदतमीज़ी कर दी, होता है मुँह मारी हो जाती है फ़्लाइट में अक्सर, लेकिन ये कि किसी पर हाथ उठाना और ऐसे मुक्का मारना कि उसका दाँत टूट जाए, ब्लीडिंग की, वो हॉस्पिटल में चली गई बेचारी। मतलब एक तो छोटी-मोटी बदतमीज़ी का वाक़या होता है, ये तो कुछ ज़्यादा ही है और अभी भी माफ़ीनामा लिखवा कर छोड़ दिया गया। मैं अभी भी सिर्फ़ मेरा यही सवाल है कि ये एक बहुत बड़ा और संगीन मामला है, इसके ऊपर कोई कैसे छोड़ सकता है? कोई भी कानूनी अमल, कोई भी कार्रवाई अमल में क्यों नहीं आई अभी दूसरी, तक? देखें, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है कि ऐसे लोगों की बेकदरी करने की बजाय या सरकुबी करने की बजाय स्टेट की मशीनरी जब इन लोगों के पसे पुश्त आकर खड़े हो जाती है, ये इनकी पुश्त बनाई करती है, तो ये बड़े एक अफसोसनाक अलमिया है हमारी सोसाइटी का कि इन लोगों की हमें मजम्मत करनी चाहिए, मजम्मत के साथ कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर मरम्मत करनी चाहिए। जो इनकी पनिशेबल, जो हमारे कानून के अंदर करार वाक़ सजाएं हैं, वो दिलवानी चाहिए, और प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए कि कानून जो है दैट इज इक्वल फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग इन पाकिस्तान। लेकिन एब्सोल्युटली। हमारे यहाँ ये तासुर दिया जाता है कि अगर एक शराफिया में बैठा हुआ कोई शख्स जो है वो जुर्म करता है, वो कोई क्राइम कमिट करता है, तो उसे माफी दे दी जाएगी, तमाम हकाम इकट्ठे कर लिए जाएंगे और उसका तरला मिन्नत की जाएगी, बदला समाजत की जाएगी कि आप काइंडली फादी से फगाट से किसे माफी दे दें। लेकिन मेरा ख्याल है ये जो परसेप्शन हैं, जो इम्प्रेशन हैं, इसने पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को, निज़ाम इंसाफ को 142वें नंबर में से हमारे 138वें नंबर में प्लेस कर दिया। इसके बरक्स आप ये देखें कि दुनिया के अंदर जो फिनलैंड का, नॉर्वे यस। का, या दुनिया के जो बेहतरीन जुडिशल सिस्टम है, 2-3 मुल्कों का जिनका फर्स्ट और सेकंड पे फॉल करता है, जापान, नॉर्वे, फिनलैंड, उन लोगों के अंदर जो है रूल ऑफ लॉ की और सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम किया जाता है, दैट लेकिन इज द हमारे मुल्क थिंग। के लिए अच्छा वकास, काम ये किया ये जाता है। यही तो रूल ऑफ लॉ का तो रोना है ना यहाँ पे, इम्प्लीमेंटेशन रूल। अच्छा मुझे वकास ये बताएं, ड्यूरिंग फ्लाइट अगर इस तरह की चीज़ हो जाए, जैसा आपने बताया कि वो और ये जो पनिशेबल क्राइम है, ये फ्लाइट के दौरान भी ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, उससे पहले भी जब आप टिकट परचेज करते हैं उस पर सारी चीज़ लिखी होती है। किसी भी सूरत आप हाथ उठाने के तो मुतहम्मिल हो ही नहीं सकते, देन यू आर, आप इनको इंजर भी कर रहे हैं। और हमें इस बात को कहना चाहिए कि जितनी हमारी जो फ़िज़ाई मेज़बान होते हैं, जो होस्टेस होती हैं, या इवन जो मेल जो फ़िज़ाई मेज़बान हैं, मेल वो स्टीवर्ड्स। उन सब स्टीवर्ड्स जो हैं, वो सब के सब काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम हैं। वो बच्चियां जो घर से निकली हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, उनके साथ इस तरह का सलूक, मुझे वकास एक और वाकया याद आ रहा है कि एक बस में भी ऐसा वाकया हो चुका था, और एक खातून जो थी वो खातून के साथ बदतमीजी मेज़बान थी की उस गई बस थी। में, उनके साथ भी इतने ही बदतमीजी से पेश आए थे। वो एक साहब थे ताकत के नशे में। वकास, हमें क्या हो जाता है जब हम इन बच्चों को जो काम करने निकले हैं, इनके साथ हमारा रवैया ऐसा क्यों हो जाता है? इनको हम इंसान नहीं समझते क्या? देखिए, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, जब भी इंसान गुस्से की हालत में है या नशे की हालत में है, दोनों साइड्स के ऊपर अगर हम देखें तो हमारी सोसाइटी में जो बढ़ता हुआ क्राइम है, कचहरी में, कोर्टों के अंदर जब हमारे पास इस तरह के केसेस आती हैं, दे आर नॉट इन सेंसेस, दे डू नॉट नो अबाउट द इंटेंसिटी एंड ग्रेविटी ऑफ देयर एक्ट। और यही जो एक्ट है दैट टर्न्स इनटू अ क्रिमिनल एक्ट। जिस तरह ये भी इनके साथ कर दिया गया सतून की तरफ से कि ये जिस सतून ने थप्पड़ रसीद किया या मुक्का दे मारा, जो उस वक्त नशे की हालत में थी,
लिहाजा अगर कोई नशे की हालत में, उस पर तो सीधा सीधा हमारा सेक्शन 511 मौजूद है पाकिस्तान पिनल कोड का, और उसको तो आप अप्लाई करने की इजाजत ही ना दे चुके। हमारी जो प्रिमिसेस के अंदर एक अगर मेरा एक, मुसलमान सॉरी टू वहाँ कट यू है हियर, उसको सॉरी बैरिस्टर साहब, मेरा एक सवाल है, अगर वो नशे की हालत में थी, उसकी चेकिंग हुई होगी ना एयरपोर्ट पर भी, या ऐसे ही वो बेड आ गई वो? ये एयरलाइन का इल्जाम है, ये एयरलाइन का इल्जाम है, दिस हैज टू बी प्रूवन येट। ओके, ये बड़ा हाँ, ये एक बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। यू हैव एब्सोल्युटली रेज अप, यू हैव एब्सोल्युटली हिट द नेल ऑन द हेड। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर वहाँ पे एयरपोर्ट का हमला, फिर उन्होंने भी उसको जाने दिया। देखिए, हम देखते हैं जब भी हम फॉरेन ट्रैवल करते हैं, फैसल भाई भी करते होंगे, हम भी करते हैं, जब भी यूके वगैरह दीगर कंट्रीज में जाते हैं, तो वहाँ पे एक मिनिमल जो है वो मिकदार उन लोगों को अलाउ की जाती है कि जो कि गैर मुस्लिम है या जो लोग ये ले सकते हैं। लेकिन ये नशा जो प्योरली लिया जाता है, जिस तरह इसके ऊपर ये इल्जाम या एक्विजिशन एलिगेशन लेवल्ड किया गया है, ये तो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता। इन इटसेल्फ दिस इज अनफेंस। और फिर उसके बाद 337A इसके ऊपर लगाया जाएगा, और फिर जब दांत तोड़ दिया गया, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस इंपोज की जाएंगे। तो कैसे एक शख्स को आपने जिस तरह दूध से या मक्खन से आप बाहर निकाल दिया और बाकी सारी चीजों को, प्रोसेस को लेजिटिमेट कर दिया, जस्टिफाई कर दिया, ये नहीं किया जा सकता। अगर हम यही इंप्रेशन देते रहे, तो इसी तरह चीजों को जस्टिफाई करते रहे और लोगों को प्रेशराइज करते रहे कि तुम्हारी जॉब का मसला, ये आला हुकाम से लोग ताल्लुक हैं तुम्हारा इन कोर्टों में, कचहरियों में, अदालतों में, जुडिशियल सिस्टम में, पुलिसिंग के सिस्टम में, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में कुछ नहीं बनेगा, और तुम ले दे के माफी ले लो, ये वैसे फी सबिलिल्लाह माफ कर दो, तो शायद हमारा जुडिशियल सिस्टम, हमारे मुल्क का सिस्टम मजीद डिस्पर्ज होगा, डैमेज होगा, डिस्टॉर्ट होगा। बिल्कुल वकास, अब देखना है कि क्या क्या इसमें, हाँ प्लीज प्लीज। मैं जरूर आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आप लोगों ने जो इस इशू के ऊपर आवाज तो उठाई, बहुत से चैनल इसके ऊपर बात भी करने का मुताबिक नहीं है, तो आप लोगों ने प्लीज चलें वकास, बात की। कोशिश यही है कि किसी तरीके से जो वाकयात हुए, जिस तरीके से उसको उस तरह रिपोर्ट किया जाए। एंड द थिंग इज कि अब देखते हैं कि इस पे क्या कोई स्टेट इस पे कुछ कर पाती है या नहीं कर पाती। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस राजीनामे हो जाते हैं और फिर सोशल मीडिया पे एग्जैक्टली सोशल मीडिया पे हाईलाइट होता है मामला, बिल्कुल 10-15 दिन के बाद वो मामला रफा दफा हो जाता है और खत्म हो जाता है। दूसरे दिन ही हो गया ये वाकया, कल का ये वाकया हुआ है। चले आगे बढ़ते हैं, इस वाकये पे मुसलसल नजर रखेंगे। अब जरा बात कर लेते हैं क्रिकेट की। और पाकिस्तान क्रिकेट जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में हारी है और अब लग रहा है कि वो ICU पे चली गई है। दौरे न्यूजीलैंड में तो बस ये लग रहा है कि बस अब गए कि तब गए, सोने पे सुहागा। जो खिलाड़ियों के बयानात आ रहे हैं ना इस गंदी तरीन परफॉर्मेंस पे, हारिस रऊफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि जी लोग इंतज़ार करते हैं हमारे हारने का। आप यकीन करें कि नहीं लोग इंतज़ार करते हारने का, लोग इंतज़ार करते हैं सिर्फ इस चीज़ का कि आप जीतें। जितना पाकिस्तान हारने का क्यों इंतजार करेंगे कोई? उन्होंने कहा जी हारने का इंतजार करते हैं ताकि वो हम पे तनकीद कर सकें। तो ऐसा नहीं होता है। जितने भी खिलाड़ी अगर खुदा ना खास्ता तो वो ये समझते हैं कि ऐसा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यकीन करें कि जितना क्रिकेट फैन है वो सब दुखी होते हैं। हम इसके साथ ही हम ये भी आपको बताएं कि हम परफॉर्मेंस पे तनकीद करते हैं, लेकिन किसी की जात पे तनकीद अगर हो तो वो अक्सर गलत चीज़ है। जात पे तो कोई तनकीद की भी नहीं जाती, क्रिकेट पे ही होती है। वो जो अब अगली चीज हम बताने वाले हैं, ऑस्ट्रेलियन साबिक चाइनामैन स्पिनर हैं ब्रैड हॉग, उन्होंने हमारे साबिक कप्तान रिजवान का मजाक उड़ाया है और बहुत ही भोंडे तरीके से उन्होंने मजाक उड़ाया है। बात यह है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। यही मैं देखता अगर पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा कर रही होती तो इनका मुंह भी नहीं होता ये बात करने की। लेकिन खैर, सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद है। अवैस, क्योंकि वक्त कम है लेकिन बातें आपसे बहुत सारी करनी है, तो चलिए पहले हारिस रऊफ साहब के जो है बयान उससे शुरू कर लेते हैं। ये इनके जहनों में क्यों है कि हम या फैंस जो हैं वो हारने का इंतज़ार करते हैं ताकि हम तनकीद कर सकें? वो भाई वो फ़ैन जो कि जब आप रोहित शर्मा को आउट करते हैं ऑस्ट्रेलिया में तो आपको सराहते हैं। अगर विराट कोहली ने 2 छक्के भी मारे तो उस पर आपको किसी ने कुछ नहीं कहा। हारेंगे तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना लोग। अब ये भी ना करें फिर लोग। बस देखिए, अनफॉर्चुनेट, आपको पता है जो सिनेरियो पाकिस्तान क्रिकेट का बना था, चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें चाहे T20 वर्ल्ड कप की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो आपके साइकोलॉजिकल टेंट जरूर पहुंचता है। और जब आपकी खुद की परफॉर्मेंसेस ना हो रही हो, वैसे उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, आपको पता है जो पिछला T20 मैच था, तो कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकल, मैंने कहा ना कि इफेक्ट होता है, तो वो एक बड़ा सा आप निकालते हो। लेकिन एक थोड़ा सा मैं जो उन्होंने हारिस रऊफ ने एक बात अच्छी की थी, वो ये था कि एटलीस्ट इन प्लेयर्स को आपको चांस देना पड़ेगा। मुझे पता है कि हम लोग इस वक्त एक बड़ा डेस्परेट है कि यार एक पाकिस्तान को जीत यहाँ पर मिले। आपकी एक नई टीम, आपको याद हो चैंपियंस ट्रॉफी में जब टीम ने बुरा परफॉर्म किया था, मैं खुद भी कहता था कि यार नए फेसेस को लाया जाए। हसन नवाज बहुत अर्ली हैं अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करते हैं, डोमेस्टिक उन्होंने ज्यादा नहीं खेला। अब्दुल समद की बात करें, इतना ज्यादा डोमेस्टिक नहीं खेला, यहाँ तक PSL नहीं खेला, अब उनको पाकिस्तान की कैप दी गई है। तो ये लड़के स्ट्राइक फोर्स कैंप का हिस्सा भी रहे। थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि इनको 10-12 मैचेस आपको देने पड़ेंगे प्रॉपर जज करने के लिए, जब आप चाहते हो कि आपकी बैकअप टीम तैयार हो।
आपको साइम अयूब की सबसे बड़ी एग्जांपल दूंगा कि उसने कम से कम 23 से 24 इनिंग्स उसने खेली थी पहली 50 स्कोर करने के लिए। जो 23 से 24 इनिंग्स के अंदर जो एक प्रेशर बिल्ड हुआ था साइकोलॉजिकल, उसके ऊपर मैं खुद कहता था कि यार उसको टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से उसने परफॉर्मेंस दिखाई, कहते हैं ना एक बड़ा प्लेयर हमेशा आपकी बोलती बंद करता है अपने बैट और बॉल के साथ, तो वो नजर आपको आया। तो आपको टाइम देना पड़ेगा, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट एक सिनेरियो जरूर यहाँ पर हुआ है। अगर आप इस पूरी टीम की बात करें प्रिपरेशंस की, तो आपने सारा का सारा जो बूट कैंप था वो लगाया था आपने मुल्तान के अंदर, जो कि एक डेड विकेट है। जब आपने उसको, जो आप T20 की मैं बात करूं, जो फायर पावर की आप बात करते हैं, जब आपने उनको कंडीशंस न्यूजीलैंड देनी थी तो मुझे समझ नहीं आई कि कंडीशंस बड़ी डिफरेंट थी वहां पर। जो आप पाकिस्तान की इनिंग्स देखें बैटिंग की, तो आपके सारे के सारे बैट्समैन ज्यादा अपना टारगेट कर रहे थे। 70% आप कर लें, 80% आपका मिड विकेट एरिया था या लॉन्ग ऑन एरिया था या स्क्वायर लेग एरिया था। अगर आप ऑफ साइड की बात करते हो, ना मैंने कट देखा आपके प्लेयर्स का, ना मैंने आपको थर्ड मैन की तरफ ग्लाइड करते हुए देखा। दैट मींस के जो बाउंस है वो आपको डिस्टर्ब कर रहा था विद पेस। और आप न्यूजीलैंडर्स को देखें, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो पाकिस्तान के आगे वर्कआउट किया हुआ था कि वो ज्यादा ऑफ साइड को ही टारगेट कर रहे थे। पाकिस्तान की बैटिंग आपको नजर आ रही है कि वो एक अन एक्सपीरियंस टीम यहाँ पर आपको नजर आती है। इरफान नियाजी की बात करें, बैटिंग ऑर्डर पे भी थोड़ी बात करूंगा, मुझे खुद समझ में नहीं आई कि इरफान नियाजी वो ज्यादा बैट करते हैं छठे सातवें नंबर पर। छठे नंबर पे आप कर लें, आप उनको उठा के उस पोजीशन पे भिजवा रहे हैं जो कि एक स्टेबिलिटी चाहती है। इरफान नियाजी इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो उस किस्म की इनिंग्स खेल रहा हो। वो जरा आपको पता है अग्रेसिव क्रिकेट खेलता है। खुशदिल शाह, उसने पिछले मैच में जो अच्छा परफॉर्म किया था, पिछले मैच में नहीं कर सके। ओवरऑल चीजें तो बहुत खराब चल रही हैं, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि मसला ये कि ये जो टीम है, स्टेबिलिटी तो आप स्टेबिलिटी शादाब तो नहीं देंगे आपको, नहीं रिजवान देंगे, सॉरी नहीं इरफान खान न्याजी देंगे, स्टेबिलिटी तो मामला है नहीं ना। हम इस पे तो करेंगे आगे चल के, लेकिन आई वांट टू शिफ्ट फोकस। ये बात ठीक है, हम हमेशा से कहते हैं कि भाई हमारे प्लेयर्स जो हैं अगर वो इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो भाई वो क्यों नहीं बोल लेते। आप जितनी साउथ अमेरिकन फुटबॉल टीम्स हैं वो जब भी आते हैं पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दे स्पीक इन देयर नेटिव लैंग्वेजेस, तो हम इंटरप्रेटर तो रख सकते हैं ना अपने साथ। मुझे आज भी आता है शारजा में रजाक भाई हो गए थे या वो, तो उनके साथ या तो वसीम अकरम होते थे कि वो अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें। ये ठीक है कि रिजवान को अगर अंग्रेजी नहीं आती तो उनको बोलना चाहिए, उर्दू में ही बात कर लें ताकि कम्युनिकेट हो जाए। बट जो हरकत ब्रैड हॉग ने की है ये कितनी गलत है कि आप अगर चले आप कोई टिकटॉकर हो समझ में आता है जी, आपका तो काम ही है, बट यू बीइंग एन एक्स क्रिकेटर आप किसी के इंटेलेक्ट का मजाक नहीं उड़ा सकते, आप किसी की जुबान का मजाक नहीं उड़ा सकते, आप किसी की कम इल्मी का मजाक नहीं उड़ा सकते। देखिए ब्रैड हॉग का आपको पता है कि उनका जब वो कैरियर खेल भी रहे थे तब भी उनके मामलात होते रहते, क्योंकि वो बड़े आपको पता जाने जाते थे कि दूसरे प्लेयर की नकल उतारना, साइकोलॉजिकली मामलात। लेकिन ये अच्छी चीज नहीं है। आपकी बात पे सेकंड भी करूंगा, मैं खुद भी कभी कभी बैठ के सोचता हूँ कि मेरी मादरी जबान जो सी है वो उर्दू, और पाकिस्तान की अपना जो सी है वो उर्दू है। अब आखिर मसला क्या है? ठीक है आप इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर होते हैं, अनफॉर्चुनेट है हमारे लड़कों की आपको पता है अंडर 19 वगैरह स्टेज से बात करें, ग्रूमिंग नहीं होती, ना उस किस्म की तालीम दी जाती है कि वो लोग उस लेवल पे जाके या तो इंग्लिश जो सी आपको बड़ी जबरदस्त आती है। जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश बोलते हो यार, आपकी जो मादरी जबान आप उसमें बात कर सकते हो। खाली आप क्रिकेट के अंदर देख लो, डिफरेंट अपना स्पोर्ट्स के अंदर देखो, जो लड़के उन नेटिव बिलोंग करते हैं आप वो देखें वो अपनी मादरी जबान में ही बात करते हैं। फुटबॉल को आप इंस्टेंस ले रहे हैं, जब वर्ल्ड कप होता है, फ्रांस की बात करें, कोई भी टीम होती है, वो अपनी मादरी जबान में बात कर रहे हो, तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन जिस तरीके की अपना ब्रैड हॉग ने हरकत की है, लिटरली ये अच्छा नहीं है। ऐसा क्रिकेटर खास करके बहुत से यंगस्टर्स आपको देख रहे होते हैं, आप बहुत जबरदस्त एक बॉलर रहे हैं, आप लोग सब आपको जो सा वो फॉलो भी कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसी हरकतें जो सी आने वाले यंगस्टर्स के अंदर एक नेगेटिविटी पैदा करती हैं। और बिल्कुल, और फिर उनके इस तरह की हरकत से पता है क्या होगा वैसे के लोग ना थोड़ा सा इजी लेने लगेंगे, फिर हर कोई मीम्स बनाना शुरू हो जाएगा, फिर हर कोई डिसरिस्पेक्ट करना शुरू हो जाएगा। इससे फिर ये इंप्रेशन आता है ना कि सामने वाले को पहले हल्का ले लें। अच्छा, आपने जहाँ ये सारी बात की, मैं हारिस रऊफ के स्टेटमेंट पे भी आपसे थोड़ा सा गुफ्तगू करना चाहूँगी कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जी हम बस हारते हैं तो लोग हमें नज़र रख के बैठे हुए हैं और हमारे बारे में बुराइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो मैं कोई बहुत बड़ा क्रिकेट फ़ैन नहीं हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन जब पाकिस्तानी टीम जीतती है मुझे बहुत खुशी होती है, दिल से खुशी होती है। भाई हमारी टीम है, पाकिस्तान की टीम है, हम ऑन करते हैं उसको, हम दुआएं कर रहे होते हैं अल्लाह मियां छक्का लग जाए, जैसी कोई कैच पकड़ता है हमें भी खुशी होती है अंदर से। तो अगर वो बुरा परफॉर्म करेंगे तो हमें बुरा भी लगेगा, लेकिन वो इस तनकीद को इतना नेगेटिव ले रहे हैं। भाई आप उस चीज़ को पॉजिटिव लेके अपना क्रिकेट अच्छा करें, अपनी गेम अच्छी करें, बजाय ये सारे स्टेटमेंट पास करने के आप बैक टू बैक बुरी से बुरी बदतरीन परफॉर्मेंस होती चली जा रही है, लेकिन फिर भी तनकीद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो अच्छा खेल के नहीं दे रहे हैं वो।
अच्छा देखिए सोनिया, इसमें दो चीज़ें हैं। मैंने आपको कहा ना कि जब आपकी चीज़ें राइट डायरेक्शन पे ना जा रही हो तो साइकोलॉजिकली आप पे बहुत सी चीज़ चल रही होती है कि बेशक सामने एक बंदा बैठा हो और आपकी चीज़, मैंने कहा ना, पॉजिटिव ना जा रही हो, तो आप उसको देखोगे तो आपके दिमाग में एक ही बात आएगी कि पता नहीं खुसर-पुसर कर रहे हैं, इसका मतलब नेगेटिव बात मेरे खिलाफ कर रहे होंगे। आपकी बात से मैं सेकंड एग्री भी करता हूँ कि आपकी परफॉर्मेंस ना हो तो फिर ऑब्वियसली सवालात उठते हैं। लेकिन अगर मैं इन क्रिकेटर्स की माइंडसेट की बात करूं, या क्योंकि अगर हम अपने जब इन सेटअप के अंदर होते हैं, अगर हम अपनी बात भी करें तो मसला इस चीज का है कि कुछ होते हैं लोग जो कंस्ट्रक्टेड क्रिटिसिज्म करते हैं और वो हक बनता है उनका। चाहे आपने जैसे कहा ना, फैंस होते हैं वो कहते हैं यार पाकिस्तान टीम जीते, आप परफॉर्म करते हो, आज आप देखो कल को मैच आप जीतोगे, यहीं बैठ के मैं सब चीजें कह रहा हूँ कि उस्मान खान भी बहुत अच्छा था, ये भी बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरी टीम जीती है। मसला यहाँ पर आता है कि कुछ प्लेयर्स जो उनसे एक्स क्रिकेटर्स, फॉर ड्यू रिस्पेक्ट, आपको पता है, जो अब यस, टीवी चैनल्स के ऊपर बैठे हुए थे, बिल्कुल। बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाते हैं, फैमिलीज तक चले जाते हैं, वो चीज आपको हर्ट करती हम्म। है। उस चीज के ऊपर मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और खास करके जो हमारे मीडिया हाउसेज हैं उनको इस पे बनाना पड़ेगा, करना या तो चाहिए। बैठना पड़ेगा, रूल बनाना यस। पड़ेगा कि आप बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाते हो, और लिटरली हुआ है। आज हम्म। मैं आपको हकीकतन एक बात बता रहा हूँ कि मेरे साथ वन ऑफ द लेजेंड्स अपना वो शो कर रहे थे, और जी। मुझे उन्होंने खुद एक बात बताई कि यार अवैस, प्लेयर्स हमें बताते हैं कि हम आपको सुन रहे हैं, तकलीफ होती है। देखो जिस वक्त आप, मैं मानता हूँ कि परफॉर्मेंस बुरी है, सारे मामलात हैं, सब आपकी चीजें अगेंस्ट जा रही, लेकिन जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं होगी तो ये लिटरली मैं आपको कह रहा हूँ ये होता है। वो प्लेयर जो उनसे बेचारा साइकोलॉजिकली वैसे ही वो डेंट में होता है, वो बेचारा वैसे ही परेशान होता है, और दूसरा जब उसके बारे में बुरा भला कहा जा रहा होता है वो उसको ज्यादा हर्ट करती है। चीजें बहुत सी दिमाग में चीजें चल रही होती हैं, तो इस पे मैं कहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट को, मीडिया हाउसेज हैं, लिटरली इनको थोड़ा सा मैं कहता हूँ बिल्कुल बैठना सोचना चाहिए पड़ेगा। ओवैस, और आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया। चलें, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी हो गया कि आपने ये पॉइंट रेस किया। और आने वाले दिनों में मीडिया हाउस को भी और पीसीबी को भी इस पे जो है वो फोकस करना चाहिए कि किस तरीके से तनकीद का कितना लेवल रखा जाए कि बिल्कुल। वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ना करे। एग्जैक्टली। अब वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोले रमज़ान स्पेशल। खातून हज़रात, क्योंकि रमज़ान है, ऐसे में पाकिस्तान को एक इम्तियाज़ ये हासिल है, हमारे शहर कराची को दुगना इम्तियाज़ ये हासिल है कि बहुत से ऐसे लोग जो दर्द दिल रखते हैं, दर्दमंद हैं, शहर का दर्द रखते हैं, वो अपने दामन खोल देते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि खुदा ताला की तरफ से उन्हें जो कुछ अता हुआ है वो अपने उन भाइयों बहनों का ज़रूर ख्याल रखें जो कि मुआशी मामलात में कमतर हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग और उनके सरखेल साकिब दीशान साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि जो सदर हैं टीम कराची वेलफेयर सोसाइटी का, और ये टीम बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है। वो रमज़ान में राशन हो या फिर स्कॉलरशिप्स तक, यानी कि ना सिर्फ ये कि लोगों के घर का चूल्हा जले, बल्कि लोगों की तालीम के मामला भी, और ऐसे बहुत सारे काम ये कर रहे हैं। और मज़ीद क्या कुछ है ये साकिब साहब से हम जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सबसे अस्सलाम। पहले बहुत शुक्रिया, खुशामदीद आपको। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। साकिब साहब, टीम जो है आपकी किन किन डिसिप्लिन्स में काम कर रही है, कहाँ कहाँ लोगों की मदद कर रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीम कराची वेलफेयर सोसाइटी, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताते चलूँ। हम लोग चंद दोस्त मुतहरिक हुए को 15-17 साल पहले। बहुत कुछ हो रहा था हमारे इर्द गिर्द, तो हमने सोचा कि हमारा क्या हिस्सा डल रहा है एटलीस्ट, क्योंकि हम सब एफ्लुएंट अपनी अपनी अच्छी अच्छी जॉब्स पे अपने कारोबार में मसरूफ़ हैं, तो क्या कुछ हम भी हिस्सा डाल रहे हैं उम्मत के लिए, लोगों के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, कि उनको किस तरीके से हेल्प आउट कर सकें। तो आईडीपीज़ का सिलसिला उस वक्त चल रहा था, इंटरनली डिस्प्लेस पीपल, सवात ऑपरेशन बहुत मशहूर। तो वी स्टार्टेड फ्रॉम देयर। ओके। एक छोटा सा हमने इनिशिएटिव ये लिया कि अपने अपने इदारों में जो हम लोग फंड्स कलेक्ट कर सकते थे वो करके हमने वहाँ पे एक अपने रिप्रेजेंटेटिव भिजवाए और एक मेडिकल कैंप वहाँ पे सेटअप करवा। वहाँ से बस समझें कि टीम कराची की एक इब्तदा हुई। उसके बाद से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आपको पता है कि डिज़ास्टर्स और डिफरेंट हालात की कमी नहीं है। कभी कहत साली है तो कभी फ्लड्स हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला समझें गुज़िश्ता 15-17 साल से जो है वो जारी है, और माशाल्लाह बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम भी बढ़ चढ़ के इस कार्य खैर में हिस्सा लें। इनिशियली जो हम लोग ज़्यादा मुतहरिक हुए वो फ्लड्स के ज़माने में हुए, जो 2005-06 का फ्लड था। उस फ्लड्स के अंदर हमने पहले तो रिहेबिलिटेशन का काम किया कि लोगों को कहीं पे सेफ़ जगह पे पहुंचाना था। फिर उसके बाद
एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये था कि उनको खुराक की ज़रूरत थी, राशन, और फिर लेटर ऑन जब पानी रिसीड कर रहा था तो फिर उनको रिहैब करना था। वो सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने किया, जिसमें मेरा ख्याल है हज़ारों राशन तकसीम हुए। तकरीबन कोई 450 के करीब घरों के हमने क्लस्टर्स बनाए। तकरीबन इतनी ही तादाद में हैंड पम्प्स और वाटर वेल्स लगाए। क्योंकि हम सारे के सारे माशाल्लाह कराची से बिलोंग करते थे, तो हमने फिर इसकी बाज़ाब्ता बुनियाद रखी शहर कराची के अंदर। अच्छा, राशन तकसीम करना जाहिर सी बात है, जो बेचारे हमारे ऐसे बहन भाई जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली, उनकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरत तो थी, लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी सोचा कि उनको हम इनेबल कैसे कर सकते हैं। तो हमने कोई गुज़श्ता 6-7 साल पहले एक सिलाई सेंटर की बुनियाद रखी, और रादर देन ये कि हम लोगों को सिलाई सेंटर बनाएं, हमने ऐसे इलाके में बुनियाद रखी जहाँ पे लोग बआसानी उसको एक्सेस कर लें। कौन सा इलाका था? तो ये कुरंगी और लांडी और यहाँ पे जो जिसका मलहे का इलाका है, वहाँ पे हमने एक बिल्कुल छोटी सी एक दुकान लेके वहाँ पे 4-5 मशीनें रखें, एक बिल्कुल मुफ्त फ्री ऑफ कॉस्ट सिलाई सेंटर की बुनियाद रखी। आज अल्हम्दुलिल्लाह उस सिलाई सेंटर के अंदर एवरी 6 मंथ्स जो हमारा साइकिल चलता है, उसमें 150 बच्चे बच्चियाँ एनरोल्ड हैं। वहाँ पे ना सिर्फ ये कि हम उनको सिलाई सिखाते हैं, मतलब फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो, जिसको मतलब आप उन्हें खुद मुख्तार भी बना रहे हैं साथ जी साथ। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर जब वो पास आउट हो रहे होते हैं तो हम उनको एक सिलाई मशीन तोहफे में देते हैं, तो बहुत अच्छी ताकि बात वो है। माशरे में जाके उसका बोझ ना बने, बल्कि वहाँ जाके कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। इसके साथ साथ गुज़श्ता 3 साल पहले हम लोगों ने कंप्यूटर सेंटर की बुनियाद रखी, एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम, और एक अब हम लोगों ने उसके अंदर जो ई ट्रेड, हमारी अमेज़ॉन और ये डिफरेंट हमारे मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, प्लेटफॉर्म्स जिसके ऊपर बच्चे बच्चियाँ जाके कुछ ना कुछ ट्रेड कर सकते हैं। तो ये 2 मॉड्यूल्स हम लोग रन कर रहे हैं, और बड़े हार्टनिंग किस्म की स्टोरीज़ हैं कि वो लोग जो कि हमारे पास शायद सड़क के कोने पे बैठे हुए थे, टाइम वेस्ट कर रहे थे, वो बच्चे आए, हमारे पास एक हुनर सीखा, और अब वो माशरे का एक प्रोडक्टिव जो है, एक समझें एलिमेंट हैं, और वो अपने लिए, अपने फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बाकी रमज़ान का जैसे आपने जिक्र किया, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान बाबरकत महीना है, और कराची बिलखसूस मैं समझता हूँ कि यहाँ पे मुखैर हज़रात की कमी नहीं है। एक शुरू से हमारा पर्सपेक्टिव था कि राशन हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें, लोगों की सहर और अफ्तार को ईज़ डाउन कर सकें। तो उसके अंदर ऑल्दो हमारा साइज़ बहुत छोटा सा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एज़ वी स्पीक तो तकरीबन 8,500 फैमिलीज़ को हम लोग रीच आउट कर चुके हैं, जिनको हम लोग उनका मंथली राशन प्रोवाइड कर चुके हैं। अच्छा, हमारी एक और कोशिश ये होती है कि हम रोड साइड डिस्ट्रीब्यूशन ना करें। लोगों को इज़्ज़त नफ्स के साथ उनको प्रॉपरली इनरोल करके कहीं एक जगह जमा करके हम लोग राशन तकसीम करते हैं। अभी आपके शायद नज़र से गुजरी होगी एक इसी तरीके से राशन तकसीम के दरमियान कराची के एक इलाके में भगदड़ हुई, एक खातून की हलाकत हो गई थी जी। हमारे पास तकरीबन 22,000 से ज़्यादा क्वालिफाइड फैमिलीज़ हैं, जिसमें डिसेबल्ड, ओल्ड एज एंड विडोज़ स्पेशली। उनको हम लोग बाकायदा कोई शादी हॉल, कोई वेन्यू बुक करते हैं, जितने नंबर ऑफ़ राशन हमने डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं उनको वहाँ पे इनवाइट करते हैं, टोकन प्री डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, बिल्कुल वो 500 हैं, 700 हैं, 1000 हैं, और वहाँ पे आके उस पर्टिकुलर टाइम पे इज़्ज़त नफ्स के साथ वो अपना जो हिस्सा है वो लेके चले जाते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त सर, बहुत ज़बरदस्त। और हम दुआ करते हैं कि खुदा ताला इसी तरीके से आपके इदारे को, तमाम तर जो दोस्त आप इकट्ठे हुए हैं उन्हीं को, इसको इसी तरह आप लोगों को इस्तेदाद देता रहे और आप लोगों में इसी तरह बांटते रहे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो आपने देखा कि किस तरीके से अपने दर्द दिल रखने वाले लोग खुद काफ़िला बनाते हैं और अकेले चलते हैं जाने पे मंजिल, लेकिन काफ़िला फिर बन ही जाता है। आगे बढ़ते हैं, हीरो पाकिस्तानी साहब की कराते मुलाकात। टेनिस प्लेयर तलहा वहीद, उन्होंने 1 मिनट में सबसे ज़्यादा टेनिस सर्व्स करके नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। इन अ मिनट 59 सर्व्स। हमारे साथ ही आज वो मौजूद है। तलहा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया, यकीनन बड़ी कामयाबी है। क्या महसूस कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बॉल की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सब लोगों का कि जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया, और फीलिंग तो जी ग्रेट है। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र हुआ, मोर देन एक्सपेक्टेशन। रिस्पांस भी बहुत अच्छा आया है, और इस तरह से है कि मेरी पूरी फैमिली टेनिस में है। मैं और मेरे बेटे तमाम नेशनल टाइटल्स होल्डर हैं,
और टेनिस में मैं कुछ ना कुछ नया करने का सोचता रहता हूँ। उसी सिलसिले में मैंने इसको ज़रा स्क्रॉल किया गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड को, और उस पर मैंने देखा कि एक अमेरिकी साहब हैं जॉन पेरी, और उनका ये रिकॉर्ड था 1 मिनट में 42 सर्व करने का, जो उन्होंने इससे पहले मैक्सिमम की थी। तो आई हैव डिसाइडेड कि यार इसको मैंने अगर ब्रेक करूं तो बड़ा अच्छा हो सकता है। तो फिर उसके लिए हमने मेहनत की, अब एक पूरी एज ए टीम की तरह से हमने काम किया उसके ऊपर, काफ़ी चीज़ों को देखा। मेरे कोच महबूब वहीद ने भी उस पर मेरे साथ काफ़ी काम किया, और अल्लाह ताला के फजल करम से हमने इस रिकॉर्ड को बना दिया। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है। जी तलहा, ये बताइए कि इसके लिए आपने अलग से तैयारी भी की होगी, क्योंकि 1 मिनट में 59 इस तरह से हदफ अपना अच्छा आसान नहीं था पूरा करना। भाई इतना अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जी देखें आपने इस सक्सेसफुल सर्व जो आपको 1 मिनट के अंदर एक बिल्कुल उसको करेक्ट सर्विस करनी है। अगर इस 1 मिनट में 59 सर्व में एक दफ़ा भी आपने फुट फॉल्ट कर दिया, या आपका गेंद बॉक्स से बाहर चला गया, या उसमें कोई और इस तरह की चीज़, तो वो फिर वो सर्व मानी नहीं जाएगी। तो इसका रिकॉर्ड का है ही ये कि इट्स सक्सेसफुल सर्व्स हैं ये। तो प्रॉपर सर्व जब आप करेंगे तो फिर ही वो सर्व हो पाएगी सर। अच्छा, टेनिस सर्कल की बात की जाए भाई साहब, तो कदरे बेहतर अभी नज़र आ रही है। डेविस जूनियर्स कप भी जीते हैं हम। फ्यूचर कैसे देखते हैं टेनिस का? टेनिस का मैं आपको बताऊं, ये जो अभी आपने जिक्र किया है, इसमें मेरा बेटा भी था माशाल्लाह उस टीम में, और अबू बकर तलहा जो था उसने वो लास्ट फाइनल के अंदर माशाल्लाह सिंगल्स और डबल भी जीते, और एज ए टीम सारे तीनों लड़के बहुत अच्छा खेले। मैं पूरी टीम को बहुत क्रेडिट देना चाहूँगा, और उसमें उनके कैप्टन जो हैं शहजाद खान, उनको भी, हमजा रोमान को, मिकाइल को, और सबसे बढ़कर जिस तरह भी आपने कहा कि पाकिस्तान में टेनिस का फ्यूचर, तो एसामुल हक ने भी रिसेंटली ज्वाइन किया पाकिस्तान टेनिस को एज ए प्रेसिडेंट ऑफ टेनिस फेडरेशन। तो उनके आने से काफ़ी ज़्यादा एक नुमाया फ़र्क नज़र आ रहा है, और उनके साथ करना ज़्यादा एक नई टीम ने उस पर टेक ओवर किया है। और मैं समझता हूँ कि जब से हमारे टेनिस दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, और काफ़ी सारी अच्छी खबरें भी आ रही हैं, जिस तरह की अभी आपने डेविस कप की फरमाइश है। जी तलहा, अभी आपने कहा कि आपके बेटे भी टेनिस चैंपियन हैं और पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आप बताएं कि टेनिस में मज़ीद बेहतरी के लिए हुकूमत को मज़ीद क्या क्या इक़दाम करने चाहिए? अच्छा, इसमें मैं हमेशा से कहता हूँ, आज भी कहना चाहता हूँ कि देखें, हुकूमत, सब लोग कहते हैं हुकूमत को करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए, और गवर्नमेंट करती भी है टू सम एक्सटेंट, मगर गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकती। तो जब तक प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं आएगा, कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं आएगा, तो ये गेम या कोई भी गेम या पाकिस्तान में स्पोर्ट्स उस तरह से फल फूल नहीं सकती। अभी जिस तरह मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैं जिस कंपनी में हूँ, गैस एंड ऑयल पाकिस्तान लिमिटेड, हमारे CEO खालिद रियाज साहब हैं, जो कि हमेशा हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो अगर वो सपोर्ट ना करते मुझे विद इन द ऑफिस, तो मैं ये रिकॉर्ड ना बना सकता। तो इसी तरह से प्रोफेशनल जितने भी हैं हमारे प्लेयर्स, इन सबको भी प्रॉपर ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, जिसमें कि अभी असम काफ़ी काम कर रहे हैं इसके ऊपर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला फजल करेगा, आगे दिनों में आप इससे भी बेहतर रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तलहा वहीद, हमारे साथ आप मौजूद थे और आपने रिकॉर्ड बनाया हुआ, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट अदर देन क्रिकेट एज वेल। सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत है कि राइट पीपल फॉर द राइट जॉब हो, जैसे कि एहसान हक जो कि फ़ख्र पाकिस्तान है टेनिस में। अब वो जब से सदर बने एसोसिएशन के, तो हम देख रहे हैं कि चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं। आई होप, आई विश, आई प्रे कि पाकिस्तानी जो है वो टेनिस के मैदान में भी आगे आगे बढ़ें। सिर्फ एक एहसान जो विमिल्डन में गए, सिर्फ एक एहसान नहीं, मज़ीद एहसान हो, मज़ीद ऐसे प्लेयर हों जो कि विमिल्डन में जाएँ, दूसरे ATPs में जाएँ, पाकिस्तान का नाम बिल्कुल ऐसा। और एहसान खुद उनके बहुत अच्छे प्लेयर रह चुके हैं, तो वो होता है ना, उनको पता है कि जी मैंने यहाँ चीज़ों की कमी थी, तो अब वो उस कमी को पूरा कर रहे हैं, और पाकिस्तान का फ़ख्र है वो भी। अब ब्रेक का वक्त हो गया हमारा, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कॉपी पेंसिल संभाल लीजिएगा, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। बोल के जायके में एक मरतबा फिर खुशामदीद। बोल के जायके में आपको बना के देते हैं हम झटपट पकवान, और मेरे साथ है मेरे मेज़बान फैसल करीम। क्या जोड़ा है मैंने आज? मेहमान हाँ, तो आप है। मेज़बान में यहाँ इस सेगमेंट में ही मेरे मेहमान हैं, और मैंने सिर्फ अपने साथ काम करने के लिए बुलाती हूँ। ये करके दें, यूँ करके दें। कल तो बेचारे नीचे ऑयल गिर गया था, वो भी बेचारे ने साफ किया है। वो भी बहुत काम करके दे रहे हैं, इतना काम तो कर रहा हूं, बर्तन धो के देते हैं, स्लैब साफ करके। अब आप सोचें कि ये सफाई नहीं होती तो खाना नहीं बन पाता। खाना नहीं बनता, और जब से फैसल है तब से आप देखिए किचन कितना साफ सुथरा हो गया। बिल्कुल। वो तमाम मर्द हजरात जो देख रहे हैं कि वो कहते हैं कि यार हम क्या करेंगे किचन में। हाँ, तो ये सब करने किचन ये में हम सिखा रहे हैं मर्दों को कि मर्द किचन में खड़े होकर क्या क्या काम कर सकते हैं, ऐसे ही है ना। और आज मर्द हजरात ये भी देखें कि फैसल मेरे साथ बनाने वाले हैं रेड बीन्स की बूंदी चाट।
ये बनेगी इफ्तारी के लिए और ये बहुत हेल्दी होती है, बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं। इसमें इमली की चटनी भी डलती है, दही के साथ बनती है और लेयरिंग में बनती है। ये साजिश है। आज इमली की चटनी आपने, आपको पता चल गया मेरा गला खराब है। आज ऐसी चीज बना दो वो खा ही ना सके, ये सही नहीं है। बिल्कुल। तो इस मैं बताऊंगी कि भाई इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, लेकिन हम ये पहले बताएंगे कि इस पकवान को बनाने में, इस टेबल को सजाने में हमारे साथ कौन कौन दे रहा है। तो सबसे पहले हमारे साथ दे रहे हैं डालडा। जहां मामता वहां डालडा। 80 सालों से ज़्यादा हो गए हैं, तमाम माओं का भरोसा और एतमाद डालडा के ऊपर ही है। डालडा दे रहा है ईद से पहले ईदी रमज़ान में बचत 250 रुपये तक की, और रमज़ान के लिए स्पेशल पैकेजिंग का इंतज़ाम किया गया है डालडा की तरफ से। आप देख रहे हैं ये खूबसूरत बॉटल। उसके अलावा फैसल मैं रोज़ाना ये वाली बॉटल ज़रूर दिखाती हूँ लोगों को। ये इनका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। इसको ज़रा फोकस करके दिखाएं कितनी खूबसूरत बोतल है ये बड़ी ग्रीन कलर की बॉटल है। ये इनका है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, जिसको आप 1 टीस्पून अगर सहरी में और इफ्तार में लेते हैं आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये मैं सबको रेकमेंड करती हूँ क्योंकि मैं खुद भी लेती हूँ। और साथ साथ इफ्तार से पहले रोजा से खोल लेना, क्या कमाल हो जाएगा। रोजा से खोल लें। इसके साथ साथ सबरूसो के आइटम्स आप देख सकते हैं। पूरा रमज़ान ख़त्म हो जाएगा लेकिन सबरूसो के आइटम्स ख़त्म नहीं होंगे। सबरूसो अपनी क्वालिटी पे, अपनी चिकन पे, अपनी पैकेजिंग पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। सबरूसो के सारे आइटम्स जो हैं वो फ्रोज़न होते हैं। आप जाएं बस फ्रीज़र से निकालें और डायरेक्टली पका लें। हमने काफ़ी सारी रेसिपीज़ में सबरूसो की चिकन और बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट इस्तेमाल की हैं। और उसके साथ साथ लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट, मरहबा शरबत गुलबहार। फलों, फूलों और जड़ी बूटियों के अर्कियात से तैयार करदा है। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। इसमें रिफाइंड शुगर शामिल होती है। आप पानी में डायरेक्ट डाल सकते हैं, आपको शुगर की ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं। मैंने तो मीठों में भी इस्तेमाल किया है। और साथ साथ मरहबा शरबत गुलबहार की जानिब से जो एक अनाउंसमेंट है जो हम डेली कर रहे हैं कि अगर आपके अंदर शेफ छुपा है, अगर आपको लगता है आप बहुत अच्छा खाना पका सकते हैं, तो अपनी वीडियो खाना पकाते हुए रेसिपी के साथ प्रॉपर्ली हमारे बोल के फेसबुक पेज पर अपलोड कीजिए। अगर आप जीत जाते हैं, नंबर 1 आने वाले को मिलेगी ये बाइक जो इस वक्त आप देख रहे हैं, और नंबर 2 को मिलेगी एलईडी जो ऊपर है, जरा सी ऊपर और कैमरा लेके जाए नजर आ जाएगी। एलईडी जो रखी हुई है ये आपके घर जाएगी। और अगर आपके एक ही घर से बहुत सारी रेसिपीज हमें मिल जाती हैं तो हो सकता है ये बाइक और एलईडी आपके पास ही चली जाए। आपने रेसिपी अपलोड कर दी हमारे बोल के फेसबुक पेज पे बना के अंडा उबालने की। अंडा उबालने की तो मैं कई मरतबा कर चुका, अब मैं सोच रहा हूँ कि उससे आगे जरा जाऊँ। क्या उससे आगे ग्रीन टी बैग के साथ बनाने की? ग्रीन टी के साथ जरूर अपलोड कीजिएगा। लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे वो तावीज अंदर जाता है, लपेट के कैसे निकालते हैं। नहीं, मैं सिर्फ चाय बनाता हूँ, तावीज वाले काम इनको पता होंगे, मैं ये काम नहीं करता। हाँ, आपने कहा ना तावीज कैसे जाता है? तावीज चाय वाला तावीज की बात कर रही हूँ, गंदी बातें नहीं। जिसपे वो महबूब कदमों में चला जाता है। नहीं, किसी का महबूब कोई कदमों में नहीं आता। हाँ यार, ये फ्रॉड बात है। आज तक महबूब कदमों में नहीं आया। चलिए हम बनाते हैं रेड बूंद की बूंदी चाट। थोड़ी देर में आपको आ जाएगा रेसिपी कार्ड, लेकिन इसके अंदर हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए जनाब, तो वो हम आपको बता रहे हैं। इसके अंदर डलते हैं रेड बीन्स यानी कि लोबिया। आपने इनको बॉईल करके आधा चम्मच नमक के साथ निथार के यानी कि स्ट्रेन करके ऐसे रख लेना है। पावर हाउस है सर, पावर हाउस है ये, हाई प्रोटीन डाइट होती है भाई ये। अब आप देखें ना, जो चीज़ें आपको नजर आ रही है कितनी हेल्दी है सारी की सारी, इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो अनहेल्दी हो। आप इसको डाइट में रहते हुए भी खा सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जाएगा आधा किलो दही इसके साथ। फिर ये जो दही बूंदी मिलती है उसको मैंने पानी में, गर्म पानी में डाल के 5 से 6 मिनट के बाद उसको ऐसे निखारेंगे। वो छोटी छोटी सी होती हैं, ये देखें जब ये पानी से बाहर आएंगी तो ये ऐसी फुली फुली हो जाएंगी। इस शेप में आपको अपने पास रखनी है। दिखा दें आप इनको, ये देखिए इस तरह से होती हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जाएगा एक मीडियम साइज खीरा। वो खीरे को आपने, अच्छा सारी सब्जी आपने छोटी काटनी है, ये देख लीजिए आप प्लीज़, ऐसी सारी सब्जी कटी होनी चाहिए छोटी छोटी। खीरा जाएगा, 4-5 हरी मिर्चें जाएंगी ऐसे, वो भी छोटी से साइज़ में कटी हुई हैं। साथ में जाएंगे इसमें टमाटर, प्याज। अच्छा, ये आप अपनी तरफ से ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने एक दरमियानी मियाना रवि का इस्तेमाल करते हुए हर चीज़ एक दरमियान उसमें ली है। प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, खीरा, हरा धनिया छोटा सा, जिससे फैसल को शदीद एलर्जी है, जिससे फैसल को शदीद एलर्जी है। उन्होंने मुझे कल नहीं इस्तेमाल करने दिया, तो मैंने जिस तरह घर की खवातीन करती है ना, लपेट के रख लेती है नेक्स्ट डे के लिए, मैंने वो कर लिया था। मजाक कर रहे हैं, ये ताज़ा है भाई, ताज़ा है, मजाक कर रहे हैं, फ्रेश है। उसके बाद ना इमली की चटनी हम थोड़ी सी बनाएंगे। ये इमली मैंने पानी में भिगो के रखी हुई है, और साथ में बॉइल्ड पोटैटोज हैं यानी कि उबले हुए आलू। ये मैं दिखा देती हूँ उठा के, ये देखिए इसको इस फॉर्म में आपने काट लेना है छोटा छोटा, और ये आप इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इस तमाम चीज़ की जाएगी लेयरिंग, और साथ में जाएगा चाट मसाला, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, घर में बनाते हैं तो क्या ही बात है।
साथ में जाएगी कुटी मिर्च और चीनी, पिसी मिर्च और नमक, और ये सब चीज़ें पड़ेंगी दही के अंदर, और यही सारी चीज़ों से बनेगी इमली की चटनी। तो हम देखें कितने सुघड़ तरीके से हम ये सारी चीज़ें आज बनाने वाले हैं। और जी लास्ट में जाएगी ये तो लाज़िम पापड़ी। मलज़ूम है, इसके बगैर चाट का बाइकॉट है। चाट तो बनती नहीं है भाई बाइकॉट पापड़ी के बगैर। तो ये भी आप कहीं से भी ले सकते हैं। हाँ दिखा दीजिए चाट पैकेट में, अभी हम इसको खोल के पापड़ी चाट जो मिलती है किसी भी बेकरी से मिल जाती है, बट प्लीज़ फ्रेश लीजिएगा, कोशिश करें फ्रेश लें। तो पहले हम एक काम करते हैं, इमली की चटनी जो है ना वो बना लेते हैं, और साथ साथ हम दही जो है ना वो भी करेंगे। ये देखिए ये हमने चूल्हा जलाया और थोड़ी देर ये रहेगा इसके ऊपर, और जब तक ना फैसल आप ये काम तो आज मैं करूंगा। ये मैं इसमें डाल के दे देती हूँ, आप ब्लेंड कर लें। मैं खुद डाल लेता हूँ, आप इधर नहीं मैं इसमें मसाले डाल के दे देती हूँ ताकि मसाले, या आप इसको दही चम्मच से जाएंगे उसके ये दही मैं अंदर। इसमें डाल दूं, ब्लेंडर में दही डाल दूं? जाएगा ब्लेंडर में, जब तक चटनी बनेगी दही पूरा भी प्याला तैयार जाना हो है? जाएगा। ये पूरा पूरा प्याला प्याला जाना जाएगा, थोड़ा सा इसमें जाएगा दूध। ये अच्छा, do you have a big cup? I do, yes, okay, चलें। इसमें देखिए कपड़ों पे ना आ जाए, एप्रन एक ही है हमारे पास। अरे सर आपको एप्रन की क्या जरूरत जबरदस्त, नहीं ये है यार, देखिए सीखिए दही डालना फैसल करीम से। दही डालना सीखे दही फैसल डालना करीम सीखे, से। YouTube आज पे वीडियो अपलोड कर लीजिए, आज की सबसे खूबसूरत बात, और इसी पे मुझे जो है वो मिलना चाहिए बाइक, कम से कम बाइक तो मिलनी चाहिए। दही डालने पे फैसल को बाइक भाई, ये सेगमेंट का नाम है आज से दही डालना सीखे फैसल करीम। जी हाँ, किसी दिन कढ़ाई बना ली तो कहेंगे प्लॉट मेरे नाम करो। ये लें, चलेंगे। हो गया जनाब ये। अच्छा अब इसके अंदर जाएगी पिसी मिर्च आधा चम्मच। आपको इस चम्मच की रिक्वायरमेंट तो नहीं उसकी नहीं है बस। ये अब जाएगी चीनी इसमें, ये जाएगी 3 to 4 टेबलस्पून, 1 2 3 and 4, और साथ में जाएगी इसके अंदर ये चाट मसाला जाएगा, ये 2 टीस्पून के करीब। आपको ज़्यादा डालना है आप ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन इतना सफिशेंट है, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा ये देखिए ये ऐसे, अच्छा ये केचप, और ये जो है ना ये केचप तो हम ऊपर डालेंगे, बाकी इसमें होगा इमली की चटनी में जाएगा। अच्छा इसमें जाएगा थोड़ा सा दूध, ये देखिए बस आधा कप 1 कप अपने अंदाजे से आप डाल सकते हैं। आ जाइए घुमाने के लिए इसको। अच्छा आप जब तक मैं थोड़ा ऑयल जो है वो ऐड कर देती हूँ। चलिए हम इसमें थोड़ा सा, इमली की चटनी जो है वो ऐसे पकेगी ना तो उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है। ये देखिए डालडा का ऑयल, जहाँ मामता वहाँ डालडा। ये देखिए, और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना, बस हल्का फुल्का सा। ठीक है, सही है। ये चला अब आपकी अगर इजाजत हो। जी जी बिल्कुल नाजरीन, बिल्कुल तैयार हो जाइए, बैठ जाएं, सब लोग। 3 2 1 एक्शन। 3 2 1 पिल्ले। जनाब ये देखिए सारे मर्द हजरात सीखिए कैसे ब्लेंडर चलाते हैं, दही डालते। इस सारी डिश में उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवा रहे हैं फैसल साहब। हाँ, हमारी तो कोई काम, कोई भी जो है ना, मैं जो काम करूँ ये कभी मुझे क्रेडिट नहीं देती, सिर्फ डेबिट देती है। ये ले सर, मैंने जब तक सोचा मैं इनको इसलिए भी बाबा चला रहा क्योंकि इसकी वॉल्स पे भी लगा। जी बस हो गया, परफेक्ट हो गया। अब बस ये देखिए इमली की चटनी बन रही है जनाब। थोड़े से तेल में हमने इमली का आधा कप के करीब इमली थी, उसको मैंने 1 प्याली पानी के साथ भिगो दिया था। अब इसके अंदर जाएगा जनाब नमक। ये देखिए ये गया इसमें नमक, इसमें जाएगी कुटी मिर्च, ये तकरीबन आधे से ज़्यादा है ये कुटी मिर्च, और थोड़ी सी जाएगी इसमें पिसी मिर्च। इसमें चाट मसाला नहीं डालेंगे, ये इतने में ही काफ़ी है। आप चाहें तो अदरक लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जनाबे वाला ये चटनी कहाँ निकालनी है आप? कौन सी? ये जो नहीं ये बस डायरेक्टली उसमें डायरेक्ट ऐड करेंगे। जी डायरेक्टली ऐड हो जाएगी। आप सिर्फ ये देख लें, अपनी माहिराना तज्ज़िया और तब्सरे पे दे दें कि ये इसकी विस्कोसिटी सही आई है। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली भाई, तभी तो मैंने आपको यहाँ खड़ा किया है कि भाई आपसे अच्छा हेल्पर और को होस्ट कहाँ मिल सकता है मुझे। देखें आप यार, ये देखिए बस मैं सोच रही हूँ किसी तरह से ये सब करवा के बाइक आपको ही दे दूँ। मैं क्या करूंगा, मैं पांचवी मर्तबा बता रहा हूँ। एलईडी तो लग सकता है ना कमरे में, घर में कहीं ना कहीं, तो एलईडी का इस्तेमाल तो हो सकता है, वो हम करेंगे। अब ये देखिए इमली की चटनी, इसमें तेल ऊपर आना शुरू हो गया है। ये बहुत थोड़ी देर पकानी है, बहुत ज़्यादा नहीं पकानी है। ये देखिए आप। अच्छा इसके साथ साथ हम आज बनाने वाले हैं मरहबा का शरबत गुलबहार भी साथ में। अच्छा जी, लेकिन कुछ डिफरेंट बनाएंगे आप? थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा वो। ये देखिए चूल्हा हम इसका बंद करके इसको यहाँ निकाल के रख देते हैं ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए। और ये इसके ऊपर ऑयल भी आ चुका है। ये देखें झटपट पक जाती है, इसको ज़्यादा पकाना नहीं होता, इसका
कोई वो नहीं है लाइक इसको कि बहुत देर तक कोई करना होगा, कुछ भी नहीं, नथिंग, जल्दी से बन जाती है। अच्छा अब हम इसकी क्योंकि लेयरिंग करने वाले हैं तो मैं अपने पास जो है 2 अदद जी 2 डिश रख लेती हूँ ताकि मुझे इजी हो जाए। क्या चीज़ ये मुझे इस्तेमाल करना होगा, जी करना होगा इस्तेमाल। तो अभी हम इसकी लेयरिंग जो है वो शुरू करते हैं। सबसे अच्छा लेयरिंग करने में सबसे पहले आपने रेड बीन्स जो है वो नीचे जाएंगे। मैं उठा लेती हूँ 1 अदद चम्मच पे मुझे मिल जाए यहाँ से, तो ये ले लेते हैं। आपको बड़े इसकी चम्मच की अच्छा नहीं बड़े की नहीं होगी, नहीं। ये देखिए ये रेड बीन्स जाएंगे इसकी बेस में सबसे पहले, क्योंकि जो रेड बीन्स है ना ये इसका मेन आइटम है, तो इसको हमने थोड़ी थोड़ी देर में दोबारा हर लेयरिंग के बाद कोशिश करनी है। रेड बीन्स के हवाले से मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं। जी प्लीज़ बताइए। दुनिया के बेहतरीन अदाकार और सबसे टॉप ऑफ द लाइन के जो मिक्स मार्शल आर्ट करने वाले फिल्मों में जैकी चैन साहब, जैकी चैन, वो उनका तो काम है इमारत से गिरना, हड्डी टूटना और ये सारी चीज़ें। उनकी वीडियो भी बड़ी वायरल हुई थी, अपनी साहबजादी को बिठा के वो तमाम तर सीन्स दिखा रहे थे कि जिसमें वो गिरे, और नाजरीन यहाँ पे भी आराम से टर्न आपने कर दिया। खैर, तो उनका एक इंटरव्यू मैंने सुना कि जब भी मैं कोई स्टंट परफॉर्म करता था, मेरी कोई हड्डी टूटती थी या इस तरह की चीज़, उसको रिकवर करने के लिए जनाब अली मैं रेड बीन्स खाते थे, वो का सूप, रेड बीन्स का सूप, भाई रेड बीन्स सूप में ले लें, सैलेड में ले लें। रेड बीन्स का वो डिश बनती है राजमा चावल जिसे कहते हैं, बड़ा मशहूर एक खाना है। तो रेड बीन्स तो भाई बहुत ज़बरदस्त है। अब आप मुझे वो दही पकड़ा दीजिए। बहुत शुक्रिया। और ये अवार्ड, शुक्रिया की क्या बात है, ये अवार्ड मिल गया मुझे, दही बन गया। अच्छा अब देखें इसके अंदर ये हल्का सा हम जाएगा दही। खातिन हज़रात देखें, आज अगर ये दही नहीं बनती तो क्या ये रेसिपी बन सकती थी? बिल्कुल नहीं बन सकती थी ना, बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे ख्याल से आज हमारी टीम को अनाउंस कर देना चाहिए विनर। थैंक यू सो मच। चलें यार मैं जा रहा हूँ। नहीं चलें, नहीं प्लीज आ जाइए, अभी काम बाकी है। ये देखिए उसके बाद ये फुल्कियाँ जा रही हैं, ये फुल्कियाँ जाएंगी ऐसे, ये दूसरी लेयर जनाब लग गई है फुल्कियों की, और ये अंदर ही अंदर। अच्छा अगर आपके पास ना वैसी डिश हो जो बड़ी सी होती है रेक्टेंगुलर और ऊंची होती है 4 से 5 इंच, तो वो ज़रा बड़ा सा खिला खिला आप बनाएंगे, लेयर्स लगी हुई होंगी, वो अतराफ से दिखाई भी देते हैं और बड़ा खूबसूरत मालूम होता है। तो अगर आपके पास वो डिश हो तो वो ज़रूर लीजिए। अच्छा ये भी खूबसूरत लगेगा, मुझे यकीन है। अच्छा इसके ऊपर हल्का सा हमने करना है थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे हम, ताकि फुल्कियाँ सादी सादी ना लगें, क्योंकि ज़रा चटपटी जब तक चीज़ ऐसे करके मज़ा ना आए ना। चक्के देखें, चटपटा है नहीं है, रोज़ा है मेरा, चिड़ी रोज़ा नहीं है, रोज़ा रखा हुआ मैंने। ये देखिए उसके बाद आपकी इसमें जाएगा जनाब खीरा। ये देखिए आप इसके ऊपर हम खीरा, इसके ऊपर डायरेक्ट मैंने दही इसलिए नहीं डाला, लोग सोच रहे होंगे इसके ऊपर क्यों नहीं दही डाला, दही सारा सोक कर लेंगे और बैठ जाएंगे, तो इसके ऊपर डायरेक्टली दही नहीं डालना अभी हमें। ये देखिए। अच्छा ज़रा कोने कोने में लगाना ना भूलिएगा, क्योंकि साइडों से जब वो खीरा दिखाई देता है तो वो बड़ा अच्छा मालूम जब से वो उस डिश में मैंने गार्निशिंग की तब से सोनिया मुझे गार्निशिंग करने ही नहीं दे रही। ओह यस, मैं तो भूल ही गई वो वाकया गार्निशिंग वाला। नहीं उस पे किसी ने एतराज उठाया? नहीं ना, बस थोड़े से फुल्कियाँ और डाल देते, फुल्कियाँ मुझे कम लग रही हैं, थोड़ी सी और डाल देते हैं साइडों में भी। ये देखिए। अच्छा ये ना कलर्स की वजह से देखने में भी बड़ी मज़ेदार लग रही होती है डिश। अच्छा उसके बाद जाएंगे जनाब इसमें टमाटर। अपने साथ हिसाब से भी आप ना इसकी लेयरिंग कर सकते हैं कलर्स की, कोई ऐसा रूल नहीं है कि जी पहले टमाटर तो पहले क्या, आप अपने हिसाब से बहुत से लोग इसमें वो दीगर चीज़ें भी डाल सकते हैं, लाइक व्हाट, दीगर सब्जियां भी हैं। सलाद पत्ता नहीं, सलाद पत्ता नहीं, वो कैबेज डल सकता है इसके अंदर, या लेटस डल सकता है इसके अंदर। वो यही बात है ना कि आप जितना डालना चाहें, बीटरूट भी डल सकता है, बीटरूट को हल्का सा अगर स्टीम कर लेना चीनी के साथ तो वो बहुत मज़ेदार हो जाता है। अच्छा जनाब थोड़ा सा फिर इसमें जाएगा चाट मसाला, ये देखिए चाट मसाला, और उसके ऊपर फिर हमने करनी है रेड बीन्स की एक मरतबा और लेयरिंग। ये कि मैंने आपसे कहा था कि जो रेड बीन्स है ना ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, तो इसलिए इसको हम 2 से 3 लेयर्स लगाएंगे। अच्छा इमली की चटनी हो गई है मेरी ठंडी, क्योंकि अब इमली की चटनी का टाइम आ गया है। नहीं उंगली ना डालें, ऐसे ही पता चलेगा ठंडा होने का। नहीं बट यार स्मोक तो नहीं निकल रहा है इसमें से, स्मोक नहीं निकल रहा। हम तो देखें ऐसे अंदाजा लगा सकते धुआं निकल रहा नहीं निकल रहा, बाकी प्रोफेशनल ये भी ठीक है। अब देखिए अब ये इमली की चटनी का टाइम हो गया है। ये देखिए इमली की चटनी गई इसके ऊपर। अच्छा ये ऊपर से इसलिए डाल रहे हैं ताकि जब ये नीचे तक जाएगी तो ये पूरे खाने में आराम से आ जाएगी। क्या बात है, फुल हैदरी मार्केट कोरंगी वाली आपने बना दी है। ये देखिए ये आ गई है इमली की चटनी। अब जो बचा कुचा है वो जाएगा इसके ऊपर। अब यह जाएगा बचा कुचा का क्या मतलब है? बची कुची प्याज की भी, प्याज को इज्जत दो,
प्याज को इज्जत दो, बचा कुचा थोड़ी है, प्याज का अपना एक फ्लेवर है ना। ये देखिए, ये ले जनाब, ये पहले मैं साइडों में डालूंगी ताकि वो हमें नजर आए ना, तो अच्छा लगेगा। ये प्याज, अब ये लेयरिंग देखें आप कितनी हुई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये छठी लेयरिंग जा रही है, ये छठी लेयरिंग जा रही है। अब जितनी ऊंची वो डिश होगी आपकी ना, जितना ऊंचा होगा वो लेयर्स ऐसे मजेदार तरीके से नजर आती है। यही तो होता है, फिर आप उसको आराम आराम से लेते रहें, ऐसे इस तरह से लेके जाती है ये आखिरी में हम डालेंगे इसमें आलू, और ये आलू गए। ये देखिए, मुझे तो पोटैटोज वैसे इतने पसंद है, मैं हर चीज़ में मेरा दिल चाहता है आलू, बिरयानी में भी आलू। नहीं नहीं नहीं, मेरी आपकी दोस्ती नहीं है फिर, मुझे बिरयानी में भी आलू, बिरयानी के साथ में और कुछ पसंद, और मुझे कोई इसमें ना कोई कबूल नहीं है मुझे बिरयानी। हाँ, बिरयानी वो महबूब है, बिरयानी वो महबूब है जिसके साथ और कोई शरीक कबूल नहीं है मुझे। बस चले जनाब, ये लेयरिंग कर ली है सोनिया ने, ऑलमोस्ट हो गई। बस अब ये दही, ये देखिए ये ऊपर से आ गया इसमें दही, ये देखिए जनाब, अब ये आ रहा है आराम आराम से और ये नीचे तक बैठ जाएगा। ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी। अगर आपको लग रहा है कि ड्राई, ये बिल्कुल ड्राई नहीं होगी। अभी जो दही जा रहा है ना, ये इसको अच्छे तरीके से, जो नीचे हमने फुल्कियाँ डाली हैं ना, वो सोक कर लिया जाएगा। अगर ये और ऊंची डिश मेरे पास होती तो मैं इसको और तरीके से इसकी लेयरिंग कर पाती, लेकिन ऊंचाई का मुकाबला चल रहा है क्या? बस इसको आप खोलिए ताकि इसके ऊपर पहले खोलेंगे करेंगे। इसको कहना ब्रेक इनटू टू मोर पीसेस। जी जी जी, ऐसे छोटा छोटा करना है। जब तक इसमें मैं ऊपर से डालूंगी हरी मिर्चें, ये देखिए थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं डालेंगे हरी मिर्चें हम, क्योंकि कुछ लोगों के मुँह में आती है ना तो अच्छा नहीं लगता, तो मैं थोड़ी ही डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं डालती। चूरा नहीं कर देना है उसको। नहीं चूरा नहीं कर रहा हूँ, लगा के उसको चूरा कर, नहीं चूरा नहीं किया, आप यकीन करें मेरा कि नहीं किया चूरा मैंने। इसीलिए किचन में कहते हैं जो खवातीन जज होती है ना कि क्यों आए आप, इससे बेहतर है जाएं। अब आप देखें, ये चूरा कर नहीं किया चूरा, अगर किया भी तो दुनिया को बताने की क्या जरूरत है। नहीं किया चूरा, आप डालना शुरू तो करें। इतने बड़े बड़े पीस थोड़ी कोई चाट में खाता है यार। जी बिल्कुल सही है। अच्छा ये देखिए आखिर में जा रहा है ये धनिया। धनिया को अंग्रेजी में पार्सले कहते हैं। नहीं ये पार्सले अलग है, कोरिएंडर कहते हैं। कोरिएंडर, पार्सले इसका भाई होता है, वो इन्हीं की हमें क्या पता, हमें तो जो हरे रंग की चीज नजर आती है धनिया के पुदीना, वो हम ले आते हैं। बहुत डांट पिटी है, ये पुदीना का था धनिया लिया, धनिया का था पुदीना लिया है। बचपन में सारे लड़कों को स्पेशली यही होता है, बड़े होने तक भी आज तक पड़ती है। आज तक, हाँ सही कह रहे हैं आप, लड़कों को नहीं इतना समझ होता है इस वाले से। हाँ हम तो है ही ना समझ, हमें क्या पता। बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी ये हो गया। अब इसके ऊपर हमने डालनी है ये केचप जाएगा, ये जो मैंने रखा हुआ था केचप, बल्कि थोड़ा सा डालते हैं चाट मसाला। ओहो चाट मसाला, ऐसे 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 ये चाट मसाला गया। अब इसमें केचप, अगर वैसे वो पाउच या कोई बोतल हो ना, बोतल से आप वो कर सकते हैं। ये देखिए, अच्छा ये देखिए, ये देखिए मेरे पास इस वक्त स्पून है ना, तो मैं इसको इस तरह से कर पा रही हूँ। उसमें भी सही लग रहा है। वो डिज़ाइन जैसे आप बनाना चाहें आप बना लें। ये देखिए, और ये कितना झटपट तैयार हो गई, कुछ इतना खास करना नहीं पड़ा आपको। और ऊपर से जाएगी, यही तो मैं करना नहीं चाह रहा था जो आपने किया। मैं तो पहले से ही डालना चाह रहा था। जनाब ये हो गई आपकी पापड़ी। ये देखिए डिश की शक्ल देखिए, पापड़ी की भी एक आधी लेयर अगर नीचे लगा दें तो और मजे वो नम हो जाएगी, नम हो जाएगी बिल्कुल ना। इसलिए अब हम अपना शरबत बना लेते हैं बस जल्दी से, क्योंकि हमारे पास विदाउट फर्दर अड्यू तो जनाब ये चाट जो है वो, इसमें मेरी मेहनत बहुत ज्यादा है, आप देख सकते हैं। और ये मेहनत नाकाबिले फरामोश है, ये कभी तारीख में भुलाई नहीं जाएगी। जिस तरीके से दही को मैंने ब्लेंड किया है, और ये अंदाजा, और ये देखें कि बहुत सारे लोग जो है वो उसका ढक्कन सही से लगाते नहीं है। ढक्कन लगाना बहुत जरूरी है खातिन हजरात, ढक्कन लगाना बहुत जरूरी है, नहीं लगाएंगे तो वो छलक जाएगा। तो खातिन हजरात ये देख लें, शरबत हम बना रहे हैं। ये दूध है, इस वक्त 2 कप के करीब दूध है, और ये मैंने तुख मलंगा भिगोया हुआ था, इसकी जगह आप चिया सीड्स भी ले सकते हैं। ये सिर्फ 2 टेबलस्पून है, और ये देखें फूल कर ये इतना मोटा हो जाता है, तो इसमें इतना मसला नहीं होता। पानी ज़्यादा डालें ताकि ये आपस में चिपके नहीं। ये जो आपने देखा ये तुख मलंगा इसके अंदर जा चुका है। गर्मी का बड़ा ज़बरदस्त चीज़ बना रही है, गर्मी की तासीर को कम करता है। और फिर इसमें जाएगा शरबत गुलबहार, फलों फूलों और जड़ी बूटियों से के अरकियात से तैयार करदा ऑर्गेनिक शरबत। इसमें हमें चीनी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। ये देखिए, कितना डालेंगे आप? ये बस थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि ये कलर भी बहुत अच्छा देता है, और उसमें इसका ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इसको बहुत भर के डालने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए आप, ये देखिए बस कितना थोड़ा सा डालना है। 1 2 3 स्टेप शरबत जी, 2 टेबलस्पून मैक्सिमम ये जाएगा, और ये तैयार हो गया। तुख मलंगा और मरबा शरबत गुलबहार। ये देखिए, फिर आपके पास हैं ये नट्स हैं, कुछ मिक्स नट्स हैं, ये बादाम पिस्ते हैं, और मैंने इनको इसमें शामिल कर लिया है। ये देखिए,
और साथ में इसमें जाएंगी गुलाब की कुछ पत्तियां। ये देखें, एक्सक्लूसिव हो गया। पंखड़ी ये एक गुलाब की सी है जी, ये हो गया शरबत गुलबहार एक्सक्लूसिव। अब हो गया नाजुकी ये। उस शरबत की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, शायर के साथ माजरत के साथ। ये और जनाब ये देखिए, आ अब गया ये हमने शरबत। निकाला शरबत को इसके अंदर। ये देखिए, ये आ गया आपका शरबत और आपकी चाट तैयार। शरबत में आपने डाला ऊपर से थोड़ा सा मेवा, और क्योंकि भाई प्रेजेंटेशन भी तो होनी चाहिए ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जनाब तैयार हो गया आपका शरबत और आपकी चाट। और हम थोड़ा सा इसको कर देते हैं क्लीन, ताकि हमारी ऑडियंस को दिखे कि आज की डिश हमने कैसी बनाई है। और इसमें अगर फैसल ने दही ना वो ना किया किया होता होता ये ब्लेंड, तो भाई मेरा तारीखी क्या तारीखी होता। तारीखी हरूफ में लिखा जाएगा जनाब। ये ले, ये देखिए, ये ले। साफ सफाई भी 1 हो गई है। और ये 2 और ये भी आ गया, आपका शरबत भी आ गया है। और अगर आप समझते हैं आपके अंदर कोई शेफ मौजूद है, तो भाई आप अपनी वीडियो को भाई कोई छुपा हुआ है तो खुदा का वास्ता उसको निकालें बाहर यार, और प्लीज वीडियो निकालें, को अल्लाह का अपलोड वास्ता करें है। हमारे फेसबुक पेज पे, ताकि आप ये बाइक ले जा सकें अपने घर। और ये एलईडी भी हम चाहते हैं कि आप अपने घर लेके जाइए। तो जनाब, ये था आज का हमारा रेसिपी, और रेसिपी चार्ट भी दरमियान में आ गया होगा। अगर आप कोई चीज़ मिस कर गए हैं तो हमारे यूट्यूब बोल के यूट्यूब पेज पर जाकर आप ये रेसिपी देख सकते हैं। प्लस हमारा शो रिपीट भी होता है, सुबह 9 से 11 रिपीट होता है, तो फिर आप उसमें भी देख सकते हैं। वक्त खत्म हो गया है हमारे बोल के जाकी के सेगमेंट का, अब ब्रेक का वक्त आ गया। ब्रेक के बाद हमसे दोबारा हम आपसे मुलाकात करेंगे अपने स्टूडियो से। तब तक के दीजिए इजाजत, और ये बनाइए, एंजॉय कीजिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। लेट्स टेक अ ब्रेक। दुनिया बोल है में एक मरतबा फिर खुशामदीद। रमज़ान में जहाँ सदका खैरात का सिलसिला बढ़ जाता है, वहीं हम खून के अतियात में कोताही बरतना शुरू हो जाते हैं। यही वजह है कि हर साल इस बार भी रमज़ान में खून के अतियात में बहुत ज़्यादा कमी का सामना करना पड़ा है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल के कराची के मुताबिक थैलेसीमिया, होमोफ्लेबिया, एनीमिया, ब्लड कैंसर और दीगर अमराज में मुब्तला मरीज़ों के लिए माहाना 1.5 लाख से ज़ायद ब्लड बैंक्स की ज़रूरत होती है। अब गर्मी है, तवील रोज़े हैं, इसके बाद शहरियों की जानिब से खून के एहतियात नहीं किए जा रहे हैं और खून की कमी का सामना है। अब इसी पे हम आज बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ मौजूद है सरबराह चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर साकिब, और इसके साथ साथ हमारे साथ मुफ्ती अबू मोहम्मद भी इससे आगे चल के मौजूद होंगे, ताकि हम उनसे भी जान सकें कि बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूजन में नहीं देते कि हम रोज़े में, तो उससे आगे जाके क्या कोई कमज़ोरी का मामला तो नहीं होगा। लेकिन पहले डॉक्टर साकिब के पास आते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइए, कितने % कमी आई है रमज़ान में ब्लड डोनेशन की? जी डॉक्टर साहब, कैन यू हेयर मी? मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, हम डॉक्टर साहब से मज़ीद बात कर लेते हैं, और मीनवाइल हम कोशिश फिर ये कर लेते हैं कि मुफ्ती साहब को से हम ये सवाल ये कर लेते हैं। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, साथ ही चलेंगे दोनों। डॉक्टर मुफ्ती साहब, ये बताइए कि बहुत से लोग जो हैं वो समझते हैं कि खून का अतिया जो है रमज़ान में नहीं दें कि हम रोज़े से हैं, हमको कोई लफ्ज़ तारी हो जाए, कोई कमज़ोरी हो जाएगी। क्या इस मामले में आप कहना चाहेंगे कि हमें किस तरीके से इस मामले को आगे लेके चलना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ दोनों चीज़ें आ गई, हुकूकुल्लाह भी आ गया और हुकूकुल इबाद भी आ गया। हदीस मुबारक में है कि हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्सुन रद्दुस्सलाम व इयादतुल मरीज़ व इत्तिबाउल जनाइज़ व इजाबतुद दावा व तशमीतुल आतिस। यानी 5 चीज़ें मुसलमान पर मुसलमान का हक़ है। मैं तो उसकी तफसीर में नहीं जाता, जिनमें से एक ये है कि आप मरीज़ की इयादत करें। इयादत करना अगर सुन्नत करार दिया गया और वाजिब करार दिया गया और हक़ करार दिया गया है, और जब उसको मरीज़ को हमारी ज़रूरत पड़ जाती है, तो आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ एक कदम आगे बढ़कर फरमाते हैं कि जिसने एक मरीज़ की या एक इंसान की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। यानी अल्लाह ताला उसको पूरी इंसानियत की जान बचाने का अजर, सवाब और मकाम अता फरमाते हैं। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। बहुत सारे अहबाब ये समझते हैं कि रमज़ान में रोज़े की हालत में अगर हमने खून का अतिया दिया, जैसे थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं, बिलखुसूस वो बहुत ज़्यादा मुस्तहिक और बड़े अजीब कैफियत में होते हैं, और वो बच्चे होते हैं जी, अगर हमने उन्हें खून दिया तो हमारा रोज़ा मुतासर होगा। भाई खून देने से भी रोज़ा मुतासर नहीं होता, खून लेने से भी कोई ऐसा नहीं होता। अगर वो ग़िज़ा की सूरत में ना हो, मैदे की सूरत में ना हो, तो खून देना बाहर सूरत जायज़ है। अलबत्ता उसी सूरत में फ़ुक़हा ने लिखा है कि कोई बंदा मरीज़ खून उतना रोज़े की हालत में न दे कि उसका अपना जिस्म नकाहत की तरफ चला जाए। और अगर खून देना जिस तरह
हर 3 महीने के बाद, तो मेडिकली वैसे भी हर बंदे को खून देना चाहिए, अगर हर 3 महीने बाद हर बंदा अपना बैग्स अतिया करना शुरू कर दे तो मेरे ख्याल में ये रमज़ान की कभी कमी हमें महसूस होगी ही नहीं। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि हर बंदा नंबर 1 अपना खून 3 महीने बाद लाजमी एक बैग अपने जिस्म का अतिया करे, और दूसरा यह है कि अगर हमने देना ही है, अगर हमें रोज़े का इतना ही ज़्यादा ख्याल है या अपनी नकाहत का है, तो वो रोज़े के बाद, अफ्तार के बाद जाकर खून दे सकता है, उसमें कोई मुज़ायके वाली, कोई अचंभे वाली बात नहीं है। मुफ्ती साहब, एक सॉरी आपको मैं यहाँ कट कर रही हूँ, एक सवाल है जो ये सवाल, क्योंकि मैंने थैलेसीमिया के लिए काफ़ी काम किया, तो ये कॉमन सवाल आता था मेरे पास भी कि जी वैसे तो कहा जाता है रोज़े की सूरत में अगर कोई कट लग जाए तो जी मुकरू हो जाता है खून, तो फिर आप तो हमारा खून पूरा आप हमसे मांग रहे हैं 1 बोतल, तो हमारा खून तो मुकरू हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि आप ये बात ज़रूर, रोज़ा मुकरू हो जाता है, ये सवाल आता है उस वक्त जब वो लोग हमें ब्लड देने आते हैं, आप ये बात ज़रूर बताएं। खून निकलने से आपका वुज़ू तो टूट जाएगा लेकिन आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़े का आपका खून निकलने से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो बहुत आम फाम मसला है। खून जितना निकल जाए आप बैग दे दें, 2 दे दें, 3 दे दें, अगर आपके जिस्म में नकाहत नहीं है तो आपका रोज़ा फासद नहीं होगा, रोज़ा उसी तरह बरकरार है, बल्कि रोज़े के अंदर खून का अतिया देना ये डबल रोज़ा और ज़्यादा सवाब का काम है। अच्छा, डॉक्टर साकिब अंसारी भी अब हमसे जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि रमज़ान के महीने में कितने % कमी आई है लोगों की एहतियात में? जी बिस्मिल्लाह, नहीं ये बहुत अहम मसला है इस वक्त, क्योंकि हमारे पास कोई 1 लाख थैलेसीमिया के बच्चे हैं जिनको 1.5 लाख ब्लड बॉटल चाहिए होती है हर महीने। 1.5 लाख ब्लड बॉटल के लिए रमज़ान के दिनों में लोग रोज़े में समझते हैं कि शायद वो ब्लड नहीं दे सकते, तो चुनाचा ब्लड की कमी हो जाती है, ब्लड सप्लाई की कमी हो जाती है और उनको हम ब्लड नहीं लगा पा रहे होते। और कराची के ख़ास बात यह है कि पूरे बलूचिस्तान, पूरा सिंध कराची आता है ब्लड लेने के लिए, तो ब्लड नहीं मिलता है तो हमारे लिए, इनके वालिदैन के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही तकलीफ और परेशानी की बात होती है। डॉक्टर साहब आप कैसे फैसिलिटेट करते होंगे जब इतनी कमी हो जाती है, तो फिर आप कैसे मैनेज करते हैं रमज़ान में? जी देखिए, दुनिया भर में 80 to 90% वॉलंटियर ब्लड बैंकिंग होती है कि आप अपने ऑफिस से गए और ब्लड डोनेट किया और फिर घर चले गए, मगर पाकिस्तान में पेशेंट डायरेक्टेड ब्लड डोनेशन का बहुत ट्रेंड है, जो कि बहुत पसंदीदा है या बहुत फेवरेट नहीं है कि किसी के बच्चे को ज़रूरत है तो अपने मामू को लेकर चला आ रहा है, तो किसी के भाई को ज़रूरत है तो अपने दोस्त को लेकर चला आ रहा है। तो ये वो मजबूरी वाले तरीके हैं जो इन मौक़ों पे अपनाए जाते हैं, और उसके बावजूद जिस तरह मुफ्ती साहब ने भी बहुत सलीके से, बहुत अच्छे से क्लियर किया कि ब्लड देने से रमज़ान में तो रोज़े का दर्जा और कहीं बढ़ जाएगा। और आप ये सोचिए ना कि हमारे तो थैलेसीमिया के ऐसे भी बच्चे हो गए जो थोड़े बड़े हो गए और रोज़ा रखते हैं और नमाजें पढ़ते हैं, तो आपके दिए हुए खून जब उनके रगों में दौड़ रहा होगा, वो नमाज पढ़ रहे होंगे, रोज़ा रख रहे होंगे, तो आपके दर्जात क्या होंगे इंशाअल्लाह ताला। सदका जारिया हो गया ना। बहुत खूबसूरत बात की डॉक्टर साहब। जैसे कि मुफ्ती साहब ने भी इस चीज़ को एम्फसाइज़ किया और मेडिकली इसमें आप भी बताइएगा, हर 3 महीने पे देना जो खून है वो भी हेल्थ वाइज कितना बेहतर होता है। और अगर किसी को ये मामला है, किसी को ये मसला है कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है और रोज़े के दरमियान कोई नहीं खून दे पा रहा, इफ्तार के बाद ये चीज़ कर सकता है आराम से, तो मैं चाहूँगा लोगों को इस पर भी आप भी ज़रा रहनुमाई फरमाइए। ये यकीनन देखिए, इसमें हमारे कराची के जर्नलिस्ट जो हैं इन्होंने बहुत लीड ली, हेल्थ जर्नलिस्ट और दीगर जर्नलिस्ट और उमर ऐसे इदारों में जाके इन्होंने एक ट्रेंड बनाया। 100 के करीब जर्नलिस्ट आ जाते हैं हर 15 रमज़ान को, और वो उनको पता होता है कि आखिर के 15 दिन बच्चे के पास बिल्कुल भी ब्लड नहीं होगा। इसकी साइंस को समझने की ज़रूरत है। ब्लड हम 1 लाख भी जमा करके रख लें, 2 लाख बोतलें भी जमा करके रख लें, मगर ब्लड की लाइफ साइकिल होती है 30 डेज, जिस टेम्परेचर पे हम उसको ब्लड बैंक में सेव करते हैं। 15 से 20 रोजे पे वो सारा ब्लड हमारा ख़त्म हो जाता है कि जो हमने रमज़ान से पहले जमा किया होता है। हाँ, बच्चों की ज़िंदगी का सिलसिला जारी रखने के लिए और जिस ज़िंदगी को उनको ज़िंदगी देने के लिए ब्लड चाहिए, और वो ब्लड चाहिए जो रमज़ान में दिया हो। और जिसका आपने बहुत खूब बात की कि ऐसे बहुत से कराची में सहाफ़ी और ऐसे बहुत से हेल्थ जर्नलिस्ट हैं कि जिन्होंने एक रिवायत बना ली है कि जी रोज़ा खोलने के बाद आके, तरावी के बाद या रोज़े के बाद आके ब्लड देना। अब मैं कहूँगा पूरे पाकिस्तान में जितने भी थैलेसीमिया सेंटर्स या ब्लड डिजीज सेंटर्स या जितने भी ब्लड बैंक्स हैं, उनमें जाके पाकिस्तान के नौजवानों को उसी तरह ब्लड देना चाहिए जैसा ज़लज़ले में 2005 में दिया था कि हमें ब्लड रखना मुश्किल हो गया था। जिस तरह कोविड में आप लोग आगे बढ़े थे और कोविड के दिनों में जब यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बंद थे, ब्लड मिलना मुश्किल था, आप नौजवानों ने पूरे पाकिस्तान में आगे बढ़ के इतना ब्लड दिया कि उसको संभालना मुश्किल हो गया। एक मरतबा फिर नौजवानों से रिक्वेस्ट है कि रोजे में भी दे सकते हैं और रोजे के बाद भी, रोजे के 1 घंटे के बाद जाके
आप ब्लड दीजिए, पूरी रात खाते पीते रहिए, आपके अंदर कोई कमी महसूस नहीं होगी इंशाल्लाह। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने मुझसे की कि एक ब्लड डोनेशन पे हम हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, सिफिलिस, मलेरिया इतने एक्सटेंसिव टेस्ट करते हैं। जिस आदमी का साल में 3 बार इतने एक्सटेंसिव मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा हो, जो लाखों रुपए के टेस्ट बन जाते हैं, तो सबसे ज्यादा सेहतमंद और बेहतरीन इंसान किसी भी मुआशरे में क्या हो सकता है? ये you have hit two birds with one stone। मुफ्ती साहब, मैं चाहूँगा, क्योंकि आप लोग माशरे की वो तवाना आवाज़ हैं जिनको देखता है, सुनता है, मैं चाहूँगा लोगों से गुफ्तगू फरमाइए और लोगों को इस चीज़ का एहसास दिलाइए कि ये कितना ज़रूरी है हमारी हम इन बच्चों के लिए जो हमारी तरफ देख रहे हैं। और रोज़े रमज़ान में तो ये सिलसिला, ये कारहाय खैर मज़ीद होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनने अजीब सी कैफियत हुई है। हमारे मुल्क में चूँकि हम एक मशरकी कौम भी हैं और साथ साथ हम मुसलमान भी हैं, और रमज़ान मुबारक में हमारे जज्बात वैसे भी बहुत पीक पे होते हैं, ईमानी लेवल बढ़ जाता है, ईमान को जला मिलती है। तो मैं आपके तवज्जुह से बोल के इस सेटअप की अपना बरकत से, ये तवज्जुह से पूरी कौम से हाथ जोड़कर दर्दमंदाना अपील करना चाहता हूँ। ये बच्चे आपके हैं, ये कौम आपकी है, ये लोग आपके हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर अफ्रीका के जंगलात में किसी मुसलमान के कांटा चुभे तो अरब के शेख को तकलीफ़ महसूस होनी चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि मेरे पड़ोस में अस्पताल के अंदर बच्चा खून के लिए तड़प रहा हो और मेरे 4 बेटे हों, 5 बेटे हों, और वो गलियों में मौजूद हों और बाज़ार भरे हुए हों, लोगों से भरे हुए हों, और उन तक मेरी ख़बर ना पहुँचे या मेरा खून उन तक ना पहुँचे। तो बहुत दर्दमंदाना अपील है आपसे कि आप रात को खेलते भी हैं, खाते पीते भी हैं, आपको एनर्जी भी मिलती है, आपकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। आप रोज़े की हालत में ब्लड दे सकते हैं, आप अफ्तार के बाद ब्लड दे सकते हैं। आपके करीब जो भी सेंटर है, थैलेसीमिया का है या वो ब्लड कैंसर के मरीज़ हैं, उनको आपकी ज़रूरत है, आप ज़रूर पहुँचें। ईमान इसी का नाम है, कौम इसी का नाम। खूबसूरत बात। डॉक्टर साहब, जिस तरह मुफ्ती साहब ने भी समेट दिए सारी गुफ्तगू, मैं चाहूँगा आखिर में आप भी कुछ कमेंट करते जाए, लोगों से आप भी कुछ अपील करते जाइए प्लीज़। जी ज़रूर। देखिए, बोल टीवी ने एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज रेज़ किया है, नौजवानों को आज जोड़ा है, और मैं बात बहुत एतमाद के साथ करूँगा कि हमारी कौम ने हमें कभी मायूस, चाहे वो 65 हो, चाहे वो 2005 का ज़लज़ला हो, या चाहे वो कोविड हो, और सब बहुत कामयाब कौम बन के हम निकले। हमने हेपेटाइटिस बी को शिकस्त दी, सी को शिकस्त दी, HIV को शिकस्त दी, हमने हेरोइन को शिकस्त दी। और इन्हीं नौजवानों ने ये वो नौजवान हैं कि जिनके बाप दादा ने पाकिस्तान बनाया था, और ये वो नौजवान हैं कि जिनके बाप दादा ने खून दे के मुल्क बनाया था, और ये वो नौजवान हैं कि जो इंशाल्लाह खून दे के इस मुल्क को संवारेंगे। इसलिए नौजवानों की रगों में, इनके बच्चों की रगों में इनका खून दौड़ रहा होगा, और वो जाके जो भी इबादत और काम और जो काबिलियत के काम और जो मुल्क नाम रोशन करेंगे दुनिया में, उसमें इनका नाम आएगा। और अगर हम एक पढ़ी लिखी काबिल कौम है, और हमें ये बात भी बड़ी क्लियर कर देनी चाहिए कि दुनिया इस बात पे जिद है कि हम एक फेलियर कौम करार दे दे, जबकि हम एक कामयाब कौम है। और इंशाअल्लाह ताला ये नौजवान एक मरतबा फिर साबित करेंगे कि इनके दिए हुए खून से 3 जिंदगियां बचाई जा रही हैं, और अल्लाह ताला के होंगे और इस मुल्क को इस दुनिया में भी नाम रोशन करेंगे इंशाअल्लाह। डॉक्टर साकिब साहब, बहुत शुक्रिया आपका, इतनी खूबसूरत गुफ्तगू आपने फरमाई है। अबू मोहम्मद साहब, आपका बेहद शुक्रिया। आप लोग माशरे की वो आवाज़ हैं कि जो आप लीड करते हैं सोसाइटी को, यकीनन लोगों ने सुना होगा, और वो तमाम तर लोग, हम भी 10 बदस से दरख्वास्त करते हैं, सिर्फ अपने दिल पे रख के ये सोचिए, खुदा ना खास्ता आपका कोई प्यारा, आपका कोई दुलारा इस मूजी मरज़ में मुब्तला हो तो कितनी मुश्किलात होंगी। हमने देखा था कोविड के मामलात में भी इस तरह हुए थे, और फिर आप ही वो लोग थे कि जो निकले थे बाहर और आपने खून का अतिया दिया था। एक बार फिर ये तमाम तर बच्चे आपकी तरफ देख रहे हैं, आपकी तरफ मुंतज़िर हैं, आगे बढ़िए, मदद कीजिए। रमज़ान का महीना है तो स्पेशली आगे बढ़िए, क्योंकि ये जो है ना बहुत एक बाबरकत महीना है। इसमें आप जितना खुल के अतिया करेंगे वो आपके लिए भी अच्छा है, उन बच्चों के लिए भी अच्छा है। वक्त ख़त्म हो जाता है, मुझे और फैसल को दीजिए इजाज़त। कल हम फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।